बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है जी वो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2020। यानी आज हम पाकिस्तान की जो तारीख़ है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं टू 1947 से 2020 तक की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक तवील लेक्चर होने लगा है, इसलिए आपने जो है इसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस करके सुनना है और कोशिश ये करनी है कि वन सिटिंग के अंदर से सुने, ताकि आपको जो है वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो आपको याद रहें कि फ़र्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड। इस तरह से जो है आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो समझने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप सिंगल सिंगल जो है इन टॉपिक्स के ऊपर, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो वो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वहाँ से देख सकते हैं सिंगल सिंगल वीडियो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जितने भी इवेंट्स हैं इनको हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इवेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उनको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटिकल इवेंट्स हरगिज़ नहीं कि हम पॉलिटिकल इवेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री वैसे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, तो उसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ एजुकेशनल इवेंट्स जो हैं, जब जब जो गवर्नमेंट आती रही और उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहीं उनको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन में, तो हम इसमें दो पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो हमारे पास 1947 से लेके 1971 तक है, यानी जब तक जो है वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा, ठीक है। यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है उस टाइम पे थे, तो उस तक की हिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पाकिस्तान है, जिसे आज का हम पाकिस्तान कहते हैं, या वेस्ट पाकिस्तान जो सिर्फ बचा 1971 की वॉर के बाद, तो उसे हम जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। अब जैसे मैं कह चुका हूँ कि एजुकेशनल इवेंट्स हैं, हम पॉलिटिकली जो है वो किसी भी के इवेंट के अंदर जो है उस तरह से उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि ऐसी कंट्रोवर्सी बने कि जिसमें जो है फिर किसी पार्टी को या हम किसी भी ऐसे इवेंट को जो है जिसमें आप कह लें कि कोई इस तरह के किसी के इमोशंस जो हैं ख़ास करके हर्ट हों। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में, तो पीपल्स पार्टी वाले जो है वो फिर इसके ऊपर ऑब्लिगेशन हो सकती है। इसी तरह से अगर बात करता हूँ किसी और पार्टी के ऊपर, तो फिर उसके लिए जो है वो एतराज़ बन सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ एजुकेशनल इवेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हासिल किया गया 1947 के अंदर, यानी कि 1947 में जो है वो हमने पाकिस्तान को हासिल किया। कहाँ से जी? ब्रिटिश इंडिया से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया से हासिल नहीं किया बल्कि ब्रिटिश इंडिया से हासिल किया। और ब्रिटिश इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने क्या किया जी, दो सेपरेट स्टेट्स बनाई, पाकिस्तान और इंडिया 1947 के अंदर, और यहाँ से चले गए। और ये सारे का सारा जो कॉलोनलिज्म का दौर था तकरीबन 200 सालों पर मुश्तमिल इसका ख़ात्मा हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान को जो हासिल किया गया वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के थ्रू हासिल किया गया। वो किसी फाइट के थ्रू हासिल नहीं किया गया, या जो जंगें हैं वो नहीं लड़ी गई पाकिस्तान के लिए कि भाई हमने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट्स के ऊपर कायद आज़म ने जो है वो पाकिस्तान की जो है वॉर लड़ी, वहाँ पे उसका मुकदमा लड़ा और हमने इसे हासिल किया। ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो आज़ादी है वो हासिल होती है, हम कहते हैं जी आज़ादी खून से हासिल होती है, जंगों से, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई कायद आज़म ने। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट रहा 19वीं सेंचुरी का। उसके बाद हमने देखा जी कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान जो है, ये दो लीडर्स हमें मिले पाकिस्तान बनने के बाद, जिन्होंने जो है वो दिलो जान से जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व किया। 1948 में कायद आज़म जो है उनका इंतकाल हो गया, 1956 में लियाकत अली ख़ान जो है उनको कत्ल कर दिया गया और वो शहीद हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारी ये जो लीडरशिप थी जो पाकिस्तान बनाने में पेश थी, वो यहाँ पे आके उसको स्टॉप लगा इस जगह पे 1951 के अंदर। अब सबसे पहला इवेंट हमारे पास आता है पाकिस्तान बनने के बाद, वो है जिस सर्विसेज ऑफ जिना या जिनाज वीएंस टू पाकिस्तान के। पाकिस्तान के लिए जो कायद आज़म थे उनकी सोच क्या थी, कायद आज़म कैसे पाकिस्तान को देख रहे थे, या उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सर्विसेज दी। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात की जाए बिफोर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बनने से पहले, तो सबसे पहली बात अभी मैं जैसे कर चुका हूँ कि कायद आज़म ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक वॉर के थ्रू एक पूरे का पूरा सिस्टम सेट किया और पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई। तो
तो इसका मतलब पाकिस्तान बनने तक जो है वो कायद-ए-आज़म ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो क्योंकि अब नई स्टेट थी, अब नई स्टेट है, नई रियासत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पे मोटिवेशन भी चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली या हर तरह से जो है वो इंतज़ामी तौर पर जो है एक ऐसा लीडर चाहिए जो लीडर जो है वो कौम को आगे लेके जा सके, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा जो है बदली फैली हुई थी। तो ऐसे में जब ख़ास करके मुहाजिरीन जो हैं 65 लाख के करीब जो है वो मुहाजिरीन यहाँ पे आए, जब पाकिस्तान में हिजरत करके आए, तो उसके नतीजे के तौर पे यहाँ पे तो अब देखिए इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ लीजिए कि एक घर है, उस घर में 5 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, तो ऊपर से जब 50 लोग मज़ीद आते हैं या 15 लोग आ जाते हैं, 20 लोग आ जाते हैं, तो फिर वो घर कैसे जो है अचानक से चलेगा, वो सारे का सारा जो उसका सिस्टम है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसी तरह से जब इतने ज़्यादा मुहाजिरीन जो हैं वो आए, तो उनको अपसेट करने के लिए यहाँ पे जगह का इकनॉमिकली या हर तरह से जो है बहुत बड़े चैलेंजेस थे। तो ऐसे में कायद-ए-आज़म ने जो है उनको हौसला दिया, लाहौर आके स्पीच की कि भाई अब ये पाकिस्तान आपका है, आपको सेट करना है, ठीक है, और मिल के हमने इसे आगे लेके चलना है। इसी तरह से कायद-ए-आज़म ने जो है वो गवर्नमेंट सर्विस जो है उनको ख़ास करके जो है वो ये ताकीद की कि भाई आप जो हैं वो आवाम के खादिम हैं, तो आपने आवाम की खिदमत करनी है और अपने दरवाजे आवाम के लिए खुले रखने हैं। गो कि आज हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल ही जो है उसका रवैया बिल्कुल इसके अपोजिट है, लेकिन कायद-ए-आज़म की जो अगर स्पीच है उसके हिसाब से देखें तो उन्होंने यही कहा कि भाई आप आवाम के खादिम हैं, न कि आवाम के सरबराह बन बैठे हैं आप। अच्छा, इसी तरह से प्रोविजनलिज्म जो है अगर उसकी बात की जाए नस्ली और लिसानी तासुब की, तो उससे बाज़ ने कहा कि भाई अब आप सिंधी, बलोची, पंजाबी नहीं बल्कि आप जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं तो आपने पाकिस्तानी होकर ही चलना है मिलजुल के। इकॉनमी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको तय किया गया और बताया गया कि भाई इकॉनमी जो है वो हमारी इकॉनमी जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करेगी। अब आपको इसको ज़रा समझना है, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने कहा इसलिए इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करेगी कि अगर हमने पाकिस्तान हासिल किया तो पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया कि यहाँ पे एक जस्ट इकनॉमिक सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, अमीर को भी, गरीब को भी जो है वो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। लेकिन अगर वो वेस्टर्न सिस्टम होगा उसी तरह से, तो फिर तो वो इंडिया के अंदर भी मौजूद था, तो वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं हो सका मुसलमानों को। इसलिए कहा इस्लाम के ऊपर जो है वो बेस करेगा। और स्टेट बैंक जो है उसका जो है वो आगाज़ किया गया, उसकी इनॉग्रेशन की 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने। उसके बाद जी उन्होंने स्टूडेंट्स को एडवाइस की कि भाई आप पाकिस्तान की जो स्ट्रगल थी उसमें तो आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन अब आपका कोई भी ताल्लुक जो है वो सियासत से या पॉलिटिक्स से नहीं है। अब आपका एक ही काम है और वो है स्टडी, कि आपने सारे का सारा जो फोकस है वो स्टडी के ऊपर करना है और अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देनी है। कायद-ए-आज़म की अगर लीडरशिप की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, बावजूद इसके कि 1940 में जो है वो बीमार हुए, उन्हें टीबी थी, बावजूद उसके उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपनी बीमारी को छुपा के रखा, अपने डॉक्टर को कहा किसी को पता न चलने दे। इवन बाद में कहा भी गया कि अगर हमें पता होता कि कायद-ए-आज़म इतने बीमार हैं तो हम पाकिस्तान को थोड़ा और डिले करते, पाकिस्तान की क्रिएशन को। टीम वर्क जो है कायद-ए-आज़म ने किया शानदार किस्म का, और इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो कायद-ए-आज़म ने किस्म का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर लड़ी पूरे के पूरे जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा कायद-ए-आज़म का। और कायद-ए-आज़म का जो स्लोगन है यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ठीक है जी, ये इसीलिए रहा क्योंकि हम जो हैं बहैसियत पाकिस्तानी जो है वो आगे बढ़े, तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो आगे बढ़े। हर ऑफिस के अंदर आपको ये लिखा हुआ ज़रूर दिखाई देगा कि भाई ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इसके ऊपर अमल जो है वो नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड इवेंट की, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान क्या बन गया तो पाकिस्तान अचानक से बना, क्योंकि 1 साल से भी कम अरसे में ये फ़ैसला हुआ कि भाई पाकिस्तान जो है उसको बनाना है। अब जब इतने कम टाइम में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान जो है या हिंदुस्तान को तकसीम करना है, तो ऐसे में फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे, हर तरह के प्रॉब्लम्स। एक नई स्टेट है तो एक नई स्टेट है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब चैलेंजेस तो होंगे। तो कौन कौन से मेजर चैलेंजेस थे? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे पास नहीं थे, क्योंकि जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उस टाइम पर भी जो गवर्नमेंट सर्विस थी उसमें हिंदू जो है वो मेजॉरिटी के अंदर थे, जबकि मुसलमान बहुत ही कम तादाद में मौजूद थे, क्योंकि मुसलमान पढ़े लिखे भी कम थे और ऊपर से गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम थे। इसी तरह से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थी जहाँ पे पाकिस्तान अपना जो है वो इंतज़ाम चलाता। कराची को जो है वो कैपिटल बनाया गया स्टार्ट में
कि भाई कराची जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफिस मौजूद हैं तो उसी से रन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कोई भी नहीं था। देखिए अब अगर अब बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, तो अगर ये एक मुल्क है तो एक मुल्क के अंदर जो है वो छोटे छोटे जो है वो सूबे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेंटर से जो है वो रन कर रहा है। वहाँ पे अब जैसे डीसीओ साहब मौजूद हैं हमारे और वो उसको रन करते हैं, डीपीओ पुलिस के लिए जो है वो मौजूद हैं। तो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो वहाँ पे उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं था एक नई स्टेट का। उसके अलावा सोशल प्रॉब्लम्स थे। सोशल प्रॉब्लम्स में जैसे कहा कि माइग्रेशंस जो थी वो तकरीबन 65 लाख के करीब जो है वो माइग्रेंट्स पाकिस्तान आए। तो इतनी बड़ी तादाद में एक स्टेट में जब दूसरे लोग जो है माइग्रेट करके आ रहे हैं दूसरे मुल्क से, तो उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ख़ास करके ये इकॉनमी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन था कि अब इनको जो है वो कैसे हैंडल किया जाए। हेल्थ और मेडिकल के जो इश्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि लोग कैंपों के अंदर रह रहे हैं और इसके अलावा आते हुए या ये पूरे का पूरा जो ट्रैवल था इसमें हज़ारों लाखों लोग जो है वो शहीद भी हुए। तो उनकी जो लाशें हैं वो वैसे ही रेलवे स्टेशन के ऊपर, रोडों के ऊपर, कैंप्स के अंदर जो है वो पड़ी रहीं और वहीं गली सड़ती रहीं। तो उससे क्या हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मेडिकल के या हेल्थ के इश्यूज़ भी पैदा हुए। और एक नई स्टेट के पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सिस्टम नहीं, तो अब मेडिकल के लिए जो है ये हेल्थ के लिए कहाँ से फैसिलिटीज़ जो है वो पैदा की जाएंगी। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले पाकिस्तान बना तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था। उस टाइम पे जो है वो 1935 का जो इंडियन एक्ट था, उस इंडियन एक्ट को जो है वो लागू किया गया कि भाई पाकिस्तान को जो है इस टाइम पे चलाने के लिए पाकिस्तान इंडिया दोनों ने ही जो है वो 1935 के इंडियन एक्ट को लागू किया। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था। उसके बाद कायद-ए-आज़म की डेथ जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। 11 सितंबर 1998 को जो है वो कायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई और कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो जो सारे के सारे काम जो स्पीड अप किए हुए थे वो सारे के सारे वहीं पे रुक गए। वाटर कैनाल का हमारा प्रॉब्लम पैदा हुआ। 1 अप्रैल 1948 को जो इंडिया था उसने क्या किया जी, हमारे जो दरिया आ रहे थे उनका पानी बंद कर दिया। उनका जब पानी बंद किया तो अब ये वो टाइम था 1 अप्रैल का कि आगे फसल की तैयारी का टाइम था। तो ऐसे में जो है वो पानी बंद हुआ तो हमारी फसलों को शदीद नुकसान हुआ। इकॉनमी पहले से नहीं थी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हुए। फिर पाकिस्तान जो है उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास चला गया। तो यूएन ने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फिर इंडस बेसिन ट्रीटी जो है 1960 के अंदर जो है ये साइन हुई और इसके तहत ये फैसला किया गया कि भाई जो तीन दरिया हैं ये आपस में बांट लिए जाएं। ब्यास, रावी और सतलज जो है ये इंडिया को दे दिए गए और चनाब, जेहलम और इंडस रिवर जो है या दरिया सिंध जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया। यानी 1960 में इसका फैसला हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थे। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्योंकि इंडिया तो वैसे ही नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो एक दिन भी चले, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे और ख़ास करके कश्मीर की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पैदा हुए जब कश्मीर की वॉर स्टार्ट हुई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात की जाए कि इकॉनमी के हवाले से अब नई स्टेट है तो ऑब्वियसली अब जब हर चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे एसेट्स की भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो पैसे थे उनको भी तकसीम करना था दो मुल्कों के अंदर कि भाई किसको कितने और किसको कितने। तो पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो 75 करोड़ रुपए आए। ठीक है, 75 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से में आए, लेकिन इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ रुपए दिए गए और उसके बाद जो है वो गांधी जो थे उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका ये मानना था कि अब पाकिस्तान को अगर हमने आज़ाद कर दिया तो वहाँ पे भी अब गरीब लोग मौजूद हैं, अगर आप उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे तो वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह फिर जो है 50 करोड़ जो है वो बाद में मिले और इवन 5 करोड़ का माना ये जाता है कि आज भी जो है वो इंडिया की तरफ हमारे पेंडिंग है। तो अब तो उसकी प्राइस तो खैर 10 गुना बढ़ गई है। तो उस तरह से फिर यही वजह भी बनी गांधी के मानते हैं गांधी के कत्ल होने की, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई थी। इसी तरह से डिवीजन ऑफ मिलिट्री जो है उसका भी फैसला किया गया और फील्ड मार्शल आर्चलिंग जो है इनको कहा गया कि भाई आप जो है तकसीम करेंगे। कायद-ए-आज़म ये नहीं चाहते थे, कायद-ए-आज़म जजेस जो है वो इनका पैलन चाहते थे, लेकिन फिर इन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई आप जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया फील्ड मार्शल साहब ने, तो इंडिया ने जो है वो इन्हें भी चेंज करवा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, यानी रोडें, सड़कें, टेलीकम्युनिकेशन कुछ भी मौजूद नहीं था एक नई स्टेट के अंदर। तो ऐसे में उसके लिए जो है वो एक दूसरे को लिंक करना भी, एक शहर दूसरा शहर, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पुअर इंडस्ट्रियल सिस्टम था। 21 यूनिट्स जो हैं वो टोटल पाकिस्तान के हिस्से में आए। इसकी दो बड़े रीजंस थे। एक तो ये था कि पाकिस्तान जो है या ख़ास करके जो मुसलमान हैं उनका जो रवैया रहा हमेशा से, अब भी आप देखिए पैसे के मुतालिक वो ऐसा रहा कि भाई पैसा जो है वो जहन्नुम में लेके जाता है। एक ख़ास सोच है मुसलमानों की, तो उस लिहाज से उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाई ही नहीं, पैसा बनाया ही नहीं, और जो बनाया तो वो था भी बहुत कम, वो बहुत कम लोग थे, तो बहुत कम यूनिट्स जो हैं पाकिस्तान के हिस्से में आए।
ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ इकोनॉमिस्ट, जैसा कहा एजुकेशन में पहले ही पीछे थे, तो इकोनॉमिस्ट फिर कहाँ से आते, तो वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज था। बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं था हमारे पास, इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं थी, क्योंकि अब स्टेट ही नई नई बन रही है, तो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कहाँ से होगी। और ये सारी वो चीज़ें थी जो कि पहले से तकरीबन 100 साल से मुसलमान फेस कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों को उनके राइट्स तो मिल ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो ग्रो कर सकते, इसलिए ये चैलेंजेस मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान के इनिशियल प्रॉब्लम्स थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सेशन ऑफ स्टेट्स की, कि रियासतें जो हैं इनके इल्हाक की अगर बात करें कि रियासतों को इल्हाक करना था, क्योंकि अब आज़ाद हो चुका था पाकिस्तान और इंडिया, तो उस टाइम पे 562 स्टेट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी या शाही रियासतें थी, 562 के करीब ये शाही रियासतें थी। अब इनको ये कहा गया कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से जिसके साथ भी शामिल होना चाहें शामिल हो जाएं, यानी आप पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। तो बहुत ज़्यादा स्टेट जो इंडिया के अंदर थी वो सारी की सारी, अब यहाँ पे अगर इस मैप के अंदर देखें तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही हैं, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं यानी कि जो जहाँ पे ये असल में डिवीजन की गई तो वो तो ये रेड थे, जो कम थे। इवन ब्रिटिश ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो ज़्यादा थी, ये तो ज़्यादा थी, तो इनको फिर फैसला करना था, तो जो जिसके साथ ज़्यादा टच हो रहा था वो उसी के साथ था, क्योंकि तय तो यही था कि जहाँ पे जो आबादी होगी एक तो उसको मद्देनज़र रखना है, यानी अगर वो मुसलमान हैं तो मुसलमानों के साथ जाए, और अगर वो हिंदू हैं तो हिंदुओं के साथ जाए। साथ में जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जोग्राफी का भी आपने ख्याल रखना है कि वो किसके साथ टच हो रहा है। तो ऐसे में जो इश्यूज़ बने जिस स्टेट्स के, क्योंकि बाकी स्टेट्स ने तो फैसला कर लिया कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ शामिल होना है, लेकिन उसमें कश्मीर का इशू बना कि कश्मीर में जो है 1941 की सेंसस के अकॉर्डिंगली 77% जो है वो मुसलमान थे, तो 77% मुसलमान थे, तो अब तो 90% से भी ऊपर है। तो उस टाइम पे जो है फिर उसका जो महाराजा था हरी सिंह साहब, हरी सिंह जो है इसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि भाई फ़िलहाल मुझे आप ना छेड़ें और मुझे इसी तरह रहने दें, यानी मुआहदा जारिया किया कि जैसे हमारी जो स्टेटस है उसको वैसे ही रहने दे, क्योंकि महाराजा चाहता था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिया जाए कश्मीर को, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका, और उसके बाद जो है महाराजा ने जो है वो इल्हाक का फ़ैसला किया इंडिया के साथ। तो ऐसे में जो कश्मीरी मुसलमान थे उन्होंने जो है वो क्या किया जी, वहाँ से एक किस्म का बगावत स्टार्ट कर दी, और फिर उनकी मदद के लिए जो है वो शुमाल मगरबी सूबा जो KP के है यहाँ से मुजाहिदीन गए और उन्होंने हेल्प की, और फिर साथ में पाकिस्तान की आर्मी ने जो हेल्प की, तो फिर कुछ कश्मीर का हिस्सा आज़ाद करवाया गया, जैसे आज़ाद कश्मीर आज कहा जाता है, और बाकी जो है आज भी इंडिया के पास, और अब तो देखिए उसका स्टेटस भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जूनागढ़ की एक रियासत थी जो कराची से 480 किलोमीटर के फासले पे थी, ठीक है। ये कराची है तो यहाँ से 480 किलोमीटर के फासले पे यहाँ पे जूनागढ़ की रियासत थी। अब यहाँ की जो आबादी थी अगर उसकी बात की जाए तो वो हिंदू थी, यानी जूनागढ़ की आबादी हिंदू, लेकिन जो इसका हेड था वो मुसलमान था, और वो चाहता था कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक करे। तो उसने अनाउंस भी कर दिया 15 सितंबर 1947 को कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया ने वहाँ पे ज़बरदस्ती फ़ौज भेजी और यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद हैदराबाद की एक स्टेट थी, हैदराबाद जो है हैदराबाद दक्कन। अब यहाँ पे भी इसका जो हेड था उसका टाइटल था निज़ाम, और निज़ाम जो है वो मुसलमान था और वो पाकिस्तान के साथ जो है वो इल्हाक चाहता था। तो ऐसे में 24 अगस्त 1948 को जो है सिक्योरिटी काउंसिल में ये इशू गया कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन नतीजे के तौर पे इंडिया ने यहाँ पे भी, क्योंकि आबादी अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की थी, तो यहाँ पे भी जो है वो कब्ज़ा हो गया। तो इस तरह से ये स्टेट्स का, और ख़ास करके इनमें कश्मीर का मसला आज भी वैसे का वैसा चला आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं रेड क्लिफ अवार्ड की, कि रेड क्लिफ अवार्ड क्या था, कि सर साइरल रेड क्लिफ जो हैं ये हेड थे बाउंड्री कमीशन के, कि अब ये जब तकसीम तय हो गया कि भाई अब जब 3 जून के अकॉर्डिंगली कि पंजाब और बंगाल जो है इसको तकसीम करना है, और असल में जो पाकिस्तान बना, ठीक है, या पाकिस्तान और इंडिया की जो तकसीम हुई, तो वो पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम एक्चुअली में इन्हीं दो की जो है वो डिवीजन थी, क्योंकि बाकी जितने प्रोविंसेस थे वो तो सारे के सारे सेपरेट थे, वो या तो हिंदू मेजॉरिटी के थे या मुस्लिम मेजॉरिटी के थे। लेकिन ये जो 2 प्रोविंसेस थे, ठीक है, पंजाब का और साथ में बंगाल का जो था, ये बंगाल और पंजाब जो है यहाँ पे मुसलमान और हिंदू जो है वो बराबर थे, तो यहाँ पे फिर, और ये थे भी बहुत बड़े, तो इनका फैसला करना था कि इनको तकसीम करना है। अब तकसीम कैसे करेंगे, तो तकसीम के लिए तय पाया कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा, ठीक है, एक ऐसा कमीशन जिसको हेड जो है वो सर साइरल रेडक्लिफ करेंगे, और 2 मेंबर्स जो हैं वो दोनों साइडों से लिए जाएंगे, यानी 2 मेंबर्स पंजाब के लिए मुसलमानों के, 2 मेंबर्स पंजाब के लिए हिंदुओं के, 2 बंगाल के लिए मुसलमानों के, 2 हिंदुओं के, इस तरह से जो है वो लिए जाएंगे। तो पंजाब बाउंड्री कमीशन में अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान के मेंबर्स की बात करें तो जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर जो है ये पाकिस्तान की तरफ से थे, और इसी तरह से इंडिया की तरफ से पंजाब के लिए जस्टिस महर चंद महाजन और जस्टिस तेज सिंह जो है ये इंडिया की तरफ से थे पंजाब के लिए। और अब अगर बात करें बंगाल की बाउंड्री कमीशन की तो पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू साले इकराम साहब और जस्टिस एस ए रहमान जो है ये पाकिस्तान की तरफ से थे, और इंडिया की तरफ से जस्टिस सीसी बिस्वास और जस्टिस बी के मुखर्जी जो है ये इंडिया की तरफ से थे। तो ये इनके ऊपर जो हेड बनाया गया वो सर साइरल रेडक्लिफ को बनाया गया कि भाई आपने जो है वो फाइनल फैसला करना है। और फैसला क्या होना था कि ये जो सर साइरल रेडक्लिफ साहब थे इससे पहले ये हिंदुस्तान आए नहीं थे, यहाँ ये जानते नहीं थे, तो ऐसे में इन्होंने क्या फैसला करना था। खैर फिर नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि इसके अंदर भी रेडक्लिफ अवार्ड के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादती की गई, और ज़्यादती क्या की गई पंजाब के अंदर, कि पंजाब के अंदर ये जो गुरदासपुर का एक ज़िला था, ये गुरदासपुर का ज़िला मुसलमानों की अक्सरियत का ज़िला था। यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी सिर्फ पठानकोट को छोड़ के, क्योंकि जो पठानकोट की तहसील थी यहाँ पे आबादी 70% हिंदुओं की थी, लेकिन बाकी जो है बटाला, फिरोज़पुर और ज़ीरा की जो तहसीलें थी यहाँ पे मुसलमानों की आबादी थी। तो इससे पाकिस्तान को देना चाहिए था, लेकिन इस पठानकोट का बहाना बनाकर इसे इंडिया को दिया गया। और पठानकोट का क्योंकि जो रास्ता है वो डायरेक्ट कश्मीर को जाता है, बाकी कोई भी रास्ता इंडिया कश्मीर को नहीं जाता, इसलिए जो है इसको माना जाता है कि इंडिया को दिया गया। बंगाल के अंदर इनजस्टिस किया गया। कलकत्ता जो है यहाँ पे 70% जो है वो हिंदू आबादी थी, वो भी लोअर कास्ट की जो हिंदू आबादी थी वो पहले से ही कायदे आज़म से बात कर चुकी थी कि भाई हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया के अंदर जो है वो हिंदुओं में तो कास्ट सिस्टम है, तो वहाँ पर तो उनको कभी भी उनके राइट्स नहीं मिलने, जिनको दलित आज भी कहा जाता है। तो ये जो दलित हैं इन्होंने पाकिस्तान के साथ फैसला किया, लेकिन इसको ज़बरदस्ती कलकत्ता जो है इंडस्ट्रियल सिटी था, ठीक है, तो इसको जो है वो इंडिया में शामिल कर दिया गया। इसी तरह मुर्शिदाबाद और नादिया जो है इसको भी ज़बरदस्ती मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों को इंडिया को दे दिया गया। तो ये रेडक्लिफ अवार्ड में यहाँ पे ज़्यादतियाँ की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, या आइन के हवाले से अब पाकिस्तान में उसके बाद फिर क्या हुआ और क्या क्या होता रहा। अब देखिए जब पाकिस्तान बना तो बात की जैसे कि इंडियन एक्ट जो था 1935 का, उसको जो है वो आर्जी तौर पे लागू किया गया। लेकिन अब ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था, एक आइन तो बनाना था, एक ऐसा आइन जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर सके, जहाँ पे पाकिस्तान जो है एक स्टेट है तो उसके अकॉर्डिंगली चल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों पैदा हुए? क्योंकि लीडरशिप जो थी वो चाहती नहीं थी उस टाइम पे कि भाई एक ऐसा आइन बन सके जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे, क्योंकि वो एक ऐसा आइन बनाना चाहते थे जो आइन हुकूमत को, या ख़ास करके हुकूमत के जो उस टाइम पे करता धरता थे उनको फ़ायदा दे सके। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। साथ में एक और इशू था, वो क्या था? राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स का, ठीक है, कि राइट विंग जो है वो चाहता था कि जो आइन बने वो बने इस्लामी, ठीक है, और जो लेफ्ट विंग था, जो लिबरल्स थे जो इस टाइम पे पावर के अंदर थे, वो चाहते थे कि ये एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन बने, क्योंकि जो कायदे आज़म थे वो लिबरल थे। तो ऐसे में ये फैसला तो आज भी खैर नहीं हो सका कि कायदे आज़म लिबरल थे या इस्लामी थे। ये आज भी डिबेट इस तरह से चल रही है, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि लियाकत अली ख़ान प्राइम मिनिस्टर थे, तो लियाकत अली ख़ान जो हैं उनका डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लियाकत अली ख़ान ने जो है फिर वो फैसला किया अपना जो वज़न है वो राइट विंग को देने का। तो इस तरह से लियाकत अली ख़ान ने 12 मार्च 1947 को जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असम्बली से पास करवाई, जो कि इस्लामिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करती थी, यानी कि लिबरल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका रास्ता यहाँ पर बंद किया गया। और ये तय हुआ कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद जो है, इस करारदाद मकासद का मतलब मकसद क्या है कि ये मकासद को तय करेगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके ऊपर बेस करेगा। तो उसके की पॉइंट्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले सुवरेनिटी ऑफ अल्लाह की, जो हाकिमियत है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है, अल्लाह ताला हाकिम है और जो नीचे हुकूमत चला रहे हैं वो उसके नायब के तौर पे काम करेंगे। तो सुवरेनिटी जब अल्लाह से बिलोंग करती है तो इसका मतलब लॉज भी जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली होंगे, यानी कि कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंगली होंगे जो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। इसी तरह से कहा जी फेडरल सिस्टम होगा, फेडरल सिस्टम होगा तो प्रोविंसेस जो हैं वो उनको आज़ादी हासिल होगी, डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी और इक्वालिटी होगी, सब यहाँ पे बराबर होंगे। पीपल्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, यानी रिपब्लिक होगा, एक ऐसा रिपब्लिक होगा कि जहाँ पे जो है वो लोगों की सुनी जाएगी। माइनॉरिटीज़ जो राइट्स हैं यानी अक़लियतों के हुकूक उनको दिए जाएंगे और वो आज़ाद होंगी, क्योंकि कायदे आज़म को माना जाता है कि उन्होंने 11 अगस्त की जो स्पीच की थी
उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि भाई आप जो माइनॉरिटीज़ हैं आप फ्री हैं अपने चर्चेज़ में, मंदिर में, जहाँ पे भी आप जाना चाहें, क्योंकि मुसलमान ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर जो है वो रह चुके थे एज ए माइनॉरिटी, तो वो जानते थे कि माइनॉरिटी जो है वो किस तरह से उसको सेटल करना है। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हर एक के जो बुनियादी हुकूक है, जो एक इंसान पैदा होने के साथ उसके हुकूक होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया गया। फ्री जुडिशरी जो है इसका कहा गया कि जुडिशरी जो है वो फ्री होगी। अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस की कि इसकी अहमियत क्या थी, तो इसकी अहमियत ये थी कि जो तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस आए, उन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इसे जो है वो प्रेम्बल के तौर पे या इब्तदाइया के तौर पे जो है वो शामिल किया गया, और उसके बाद 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बाकायदा बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1951 टू 1956 के पीरियड की। ये एक बहुत ही टफ और बहुत ही क्रिटिकल जो है वो पीरियड था, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो है वो पीरियड गुजरा, कि जो सियासी तौर पर सियासत में अदम इस्तेहकाम था बहुत ज़्यादा था इस दौर के अंदर, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो लीडरशिप क्राइसिस बहुत शिद्दत से सामने आया। लियाकत अली ख़ान की शहादत के बाद या उनको जब कत्ल कर दिया गया, तो उसके बाद जो है वो जितने भी लीडर्स थे वो सारे के सारे मफाद परस्त थे, तो वो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स करते रहे। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किसी ने भी सीरियस एफर्ट्स नहीं की, या की भी तो वो अपने मफाद के लिए बनाने के लिए की, तो लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ। इस दौरान 4 गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे, कायद आज़म के बाद 3 थे। पहले कायद आज़म थे गवर्नर जनरल, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, फिर सर ग़ुलाम मोहम्मद साहब थे, फिर सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो ये आखिरी जो है वो गवर्नर जनरल भी थे, और यही जो है पाकिस्तान के पहले सदर भी बने, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 के अंदर जो है वो लागू हुआ। तो उसके बाद अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर्स की कि इन 4 सालों के अंदर जो है कितने चेंज हुए, तो 1951 तक तो जो है वो लियाकत अली ख़ान रहे। उसके बाद सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली और हुसैन शहीद सहरवर्दी, यानी कि 5 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज हो गए। और यहाँ पे बहुत शदीद किस्म का जो है एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। और ये अदम इस्तेहकाम क्यों पैदा हुआ? ये इसी वजह से पैदा हुआ क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो एक दूसरे की खींचातानी मसरूफ़ थी। तो ऐसे में मुल्क के ऊपर क्या फोकस हो सकता, इसी दौरान जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी पाकिस्तान का सामने आ गया, जो 1955 से 1960 तक जो है वो सामने आया, लेकिन ये तकरीबन कोई 1957 के अंदर जो है ये स्टार्ट हुआ और ये फेल हो गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का। फिर बात करते हैं इसी दौरान जो है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, जिसमें जो है वो चौधरी मोहम्मद अली ने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था मोहम्मद अली बोगरा का, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। और इस तरह से फिर चौधरी मोहम्मद अली जो है उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुसैन शहीद सहरवर्दी के साथ मिलके, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो 1956 के अंदर जो है वो लागू किया गया। तो अगर उसकी बात की जाए तो वो 234 आर्टिकल्स हैं उसके, 13 पार्ट्स हैं उसके, और 6 शेड्यूल्स हैं इसके। अगर की फ़ीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट्री था, ठीक है जी। इसकी अगर नोयत की बात की जाए तो पार्लियामेंट को सुप्रीम इसमें रखा गया, और सुवरेनिटी ऑफ अल्लाह बिल्कुल इसी तरह जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर था, ठीक है, कि भाई जो हाकिमियत है वो अल्लाह ताला की ज़ात की है। मुल्क का नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, ठीक है। इसी तरह से कहा गया जी कि हेड ऑफ़ स्टेट जो है वो मुसलमान होगा, ये उसके लिए शर्त रखी गई। इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं उसको शामिल किया गया। इसी तरह से इस्लामिक वे ऑफ लाइफ कहा गया, उसको प्रमोट किया जाएगा, और जितने भी वो प्रैक्टिसेस हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। इसी तरह से सेफ गार्ड ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, रिलेशंस विद इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, इस्लामी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको जो है वो प्रमोट किया जाएगा, ताकि इस्लामी ममालिक के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हो सके। एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात एंड औकाफ जो है, ज़कात और औकाफ का जो है ये भी ख़ास इंतज़ाम किया गया। इसके अंदर बताया गया कि ख़ास इंतज़ाम किया जाएगा ताकि जो है मुल्क के अंदर से ग़ुरबत का ख़ात्मा किया जा सके। माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे, अक़लियतों को जो है वो मुकम्मल आज़ादी दी गई, और जुडिशरी को फ्री रखा गया। तकरीबन वही फंडामेंट प्रिंसिपल्स इसके अंदर हमें नज़र आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो हमें देखने को मिले, यानी करारदाद मकासद में जो थे तकरीबन वैसे ही हमें 1956 के अंदर देखने को मिलते हैं इस्लामिक क्लॉजेज़। आगे बढ़ते हैं। अब 1958 की अगर हम बात करें तो 1958 से 1959 तक जो है वो अयूब खान साहब का जो है वो दौर हुकूमत शुरू हो गया, और ये काफ़ी तवील जो है वो दौर रहा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने देखा कि जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 1956 के आइन के तहत हल्फ लिया। लेकिन अभी 2.5 साल ही जो है ये आइन चला था तो सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब सिकंदर मिर्ज़ा सिविलियन थे लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, और वो मार्शल लॉ लगाया अयूब खान साहब के नाम के ऊपर, और अयूब खान ने फिर क्या किया जी, फिर उसको जो है वो टेक ओवर कर लिया और सिकंदर मिर्ज़ा साहब को साइड पे कर दिया।
अब उसके बाद क्या हुआ, जब सिकंदर अयूब खान साहब का जो एरा स्टार्ट हुआ तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी हुई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी सामने आई। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर काम स्टार्ट किया, क्योंकि जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने एक कमेटी बना दी जस्टिस शहाब की सरबराही में, शहाबुद्दीन की सरबराही में, कि भाई आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करें। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर अयूब खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से चेंजेस की और सदारती निज़ाम को ताकि उन्हें प्रमोट करना चाह रहे थे, तो उस हवाले से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना के तो उसको जो है वो लागू किया 1962 के अंदर। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर फीचर्स की बात की जाए तो इसमें प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था ये, यानी कि एक सदारती आइन बनाया गया या सदारती निज़ाम लाया गया मुल्क के अंदर। इसी तरह से प्रोविंशियल इटोनॉमी जो थी वो बहुत कम थी इसके अंदर, यानी क्योंकि सदारती था तो जो सूबे थे उनकी खुद मुख्तारी बहुत कम थी, क्योंकि सूबों की खुद मुख्तारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ज़्यादा होती है, सदारती के अंदर कम। और बीडी सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया, यानी बेसिक डेमोक्रेसीज़ का मुतारिफ़ करवाया गया। 80,000 के करीब जो है इनकी तादाद रखी गई कि भाई आप कौंसलर्स को चुनेंगे और वो जो है आगे फिर वो चुनेंगे असम्बलियों के लोगों को। डायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि ख़त्म किए गए। इसी तरह से यूनिकैमरल पार्लियामेंट यानी कि यक ऐवानी मुकन्ना जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर मुश्तमिल थी, इसके अंदर सुवरेनिटी जो है वो उसी तरह से हाकमियत जो है अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल थी। इस्लामिक लॉज जो है उसको कहा गया प्रोटेक्ट किया जाएगा। मुल्क का नाम जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, लेकिन जब फिर पब्लिक प्रेशर आया तो फिर अमेंडमेंट करके दोबारा से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उसका रखा गया। रिलेशन विद इस्लामिक कंट्रीज़ को कहा गया प्रमोट करेंगे। इसी तरह से इस्लामिक काउंसलिंग जो है कमीशन बनाया गया, यानी इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो उसको बनाया गया ताकि वो जितने भी लॉज हैं उनको इस्लाम के मुताबिक जो है वो ढाल सके। और फेडरल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। फेडरल सिस्टम जो है वो उसमें सूबों की आज़ादी होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सदारती सिस्टम के अंदर वो कम हो जाती है। इसके अलावा अयूब खान साहब ने जो है वो रिफॉर्म्स का एजेंडा उठाया कि भाई रिफॉर्म्स जो है मुल्क के अंदर लेके आनी है, क्योंकि फ़र्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो फेल हो चुका था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फेल हुआ तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1960 टू 1965 का था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये बहुत शानदार किस्म का कामयाब रहा। इवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही एक ऐसा जो है वो रहा, एक ऐसा जो है प्लान रहा जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। बाकी तकरीबन जो है वो फेल हुए या वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। अब रिफॉर्म्स में इन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म्स लेके आए? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आए, इकनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, सोशल रिफॉर्म्स लेके आए। तो सबसे पहले अगर ज़री इस्लाहात की बात की जाए कि भाई ज़री इस्लाहात जो है वो कौन कौन सी थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया जी, जो लैंड की जो लिमिट है, ज़मीन की जो लिमिट है उसको तय कर दिया कि 500 एकड़ जो है वो नहरी ज़मीन और 1000 एकड़ बारानी ज़मीन जो है वो इससे ज़्यादा कोई नहीं रख सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा जो ज़मीन थी उसको हुकूमत ने खुद अपने पास लेके बॉन्ड्स जो है वो इशू कर दिए कि भाई आपकी ज़मीन हमारे पास है। तो उस ज़मीन को क्या किया कि जो छोटे किसान थे उनमें तकसीम कर दिया, ताकि वो वहाँ पे क्या करें जी, वहाँ पे वो काम करें, ज़्यादा मेहनत करें और उससे ज़्यादा आमदनी हासिल हो। इसी वजह से जो है इस दौर को ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में अयूब खान साहब के ज़माने में, यानी एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई इस टाइम के अंदर। इसी तरह से जो पीसेंट राइट्स थे, जो मज़ारीन थे, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया गया, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर मेजर जो है वो रिफॉर्म्स लाई गई। गो कि अयूब खान साहब जितनी भी रिफॉर्म्स लेके आए वो सरमायादाराना निज़ाम के ऊपर जो है वो बेस करती थी, क्योंकि अयूब खान साहब का ये मानना था कि भाई अगर पाकिस्तान में 200 फैमिलीज़ जो हैं वो सरमायादार हैं तो इनको मज़ीद टैक्सेस दिए जाएँ आवाम के पैसों के और इनको कहा जाए आप बिज़नेस बनाएं, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि ये जॉब्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसी वजह से अयूब खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कैपिटलिज़म का कि भाई इन्होंने कैपिटलिज़म को या 200 फैमिलीज़ को फीड किया, उनको प्रमोट किया और आज वो पाकिस्तान की करता धरता बनी बैठी हैं। लेकिन वो उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि उनको यही सोल्यूशन नज़र आया कि भाई गरीब लोगों को तो पैसे देने का फ़ायदा है नहीं, तो अमीरों को दिया जाए तो वो बिज़नेस बनाएंगे और उससे जॉब क्रिएट होंगी। इकनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर इकनॉमिक्स रिफॉर्म्स भी की गई और उसमें जो है वो डिकेड और डेवलपमेंट का नाम दिया गया इसको, क्योंकि इसमें भी इंडस्ट्रीज़ ने, स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। इवन इंडस्ट्रियल जो हमारे जितने भी बने हैं स्टेट्स बनी हैं वो उसी टाइम पे जो अयूब खान साहब के ज़माने में बनाई गई, तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की हुई इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की इस टाइम पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो 1961 के अंदर यानी 1961 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया और उसमें जो मैरिज
है उसकी रजिस्ट्रेशन को जो है वो यूनियन काउंसिल के अंदर लाजमी करार दिया गया कि भाई आपने उसको एक तो रजिस्टर करना है, दूसरा जब आप दूसरी शादी करेंगे तो पहली जो आपकी बीवी है उसकी इजाज़त जो है वो ज़रूरी है, पहली बीवी इजाज़त देगी तब दूसरी शादी होगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। और जो डाइवोर्स का सिस्टम था, जो तलाक थी, जो 3 तलाक़ें थी उनको बैन किया गया, ठीक है, और 3 तलाक़ों के सिस्टम को बैन किया गया। उसके बाद जी आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो मुसालहती एक काउंसिल बनाई गई, और ये मुसालहती काउंसिल क्या थी कि अगर मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं, ठीक है, वो मियाँ बीवी के जो झगड़े हैं उनको जो है वो वहीं पे इस आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर ही लेके जाएं और यहाँ पे सॉल्व किया जाए उनको, अफवाह तफहीम से बजाय इसके कि उनको कोर्ट्स में लेके जाया जाए या आगे कहीं और लेके जाया जाए। तो ये अयूब खान साहब का एरा गुजरा। अब अगर बात करें मज़ीद कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, तो 1965 के इलेक्शंस हुए, और ये इलेक्शंस जो थे वो 2 जनवरी 1965 को हुए, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, ठीक है जी, क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ बीडी सिस्टम के तहत हुए तो इनडायरेक्ट ही थे। अब इसमें एक साइड पे फातिमा जिन्ना थी और दूसरी साइड पे अयूब खान थे। अब फातिमा जिन्ना गो के जो कंजर्वेटिव जो मुस्लिम लीग थी, एक तो सॉरी जो कंजर्वेटिव पार्टीज़ थी, वो कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो है यानी कि जो इस्लामी पार्टीज़ थी, उन्होंने भी फातिमा जिन्ना को जो है अपना मेंबर बनाया था। गो कि उनके लिए बहुत मुश्किल था कि एक औरत को जो है वो नॉमिनेट करें, क्योंकि सामने अयूब खान से मुकाबला था, तो जानते थे वो सारे के सारे कि भाई ये बीडी सिस्टम है, इसीलिए क्योंकि धांधली की जाए तो उन्होंने फातिमा जिन्ना को मुश्तरका तौर पर जो है वो अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया, और दूसरी साइड पर अयूब खान थे। तो उसके नतीजे के तौर पर अब क्या हुआ जी, यानी एक साइड पे कन्वेंशनल मुस्लिम लीग और दूसरी साइड पे कंबाइंड अपोजिशन थी, और नतीजा क्या निकला कि अयूब खान साहब ने ही जीतना था, और अयूब खान साहब ही जो है वो जीते सिलेक्शन के अंदर। इस तरह से दोबारा से उनकी हुकूमत जो है वो आगे कैरी ऑन हुई। इसके बाद जो है वो क्या हुआ, 1965 की वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। 1965 की वॉर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तकरीबन 17 रोज़ा ये जो जंग चली, और इसमें पाकिस्तान की जो जीत हुई। अब इंडियन साइड ये कहती है कि इंडिया जो है उसको कामयाबी मिली, और पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिली। तो यहाँ पे आप ये देखिए एक न्यूज़पेपर जो है ये द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है, तो इसमें इन्होंने जो हेडिंग बनाई हुई है वो क्या है, पाकिस्तानी विक्ट्री, ठीक है, कि और साथ में उन्होंने बताया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है उसके बाद टैंकों की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो चवंडा सेक्टर पे यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई। इसके अलावा कभी भी इतनी बड़ी जो है टैंकों की लड़ाई नहीं हुई। तो इसमें पाकिस्तान ने 65 की वॉर में कामयाबी हासिल की। और अब इसके बाद क्या हुआ कि 65 की वॉर के बाद कुछ टेरिटरीज पाकिस्तान की इंडिया के पास चली गई, यानी कि कुछ सरहदें इंडिया के पास चली गई और कुछ पाकिस्तान के पास आ गई। तो इस पर फिर ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, यानी मुआहिदा ताशकंद हुआ। अब ये जो ताशकंद का मुआहिदा था ये उज़्बेकिस्तान के अंदर हुआ, जो उस टाइम पे रशिया का पार्ट था, ठीक है, या सोवियत यूनियन का जो है वो पार्ट था। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे। और यहाँ पे जो है मुआहिदा क्या हुआ कि भाई जो आपने टेरिटरीज एक दूसरे की ली हुई हैं वो वापस कर दें। तो इस मुआहिदे को जो है वो पीसफुल डिक्लेरेशन था, इसको दोनों साइडों से किया गया, और ये 10 जनवरी 1966 को जो है ये मुआहिदा हुआ। अब मुआहिदा तो हो गया, लेकिन मुआहिदे के नतीजे के तौर पे उसके बाद क्या हुआ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम पे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के, तो उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो मुआहिदा है ये असल में पाकिस्तान की शिकस्त है, कि पाकिस्तान ने जो इस वॉर के अंदर कामयाबी हासिल की थी, अयूब खान ने उसको दोबारा से नाकामी में बदल दिया इस मुआहिदे के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन करके अयूब खान के अगेंस्ट जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और अपनी पीपल्स पार्टी जो है उसकी बुनियाद भी साथ में रख दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस तरह से फिर जब भुट्टो साहब की मूवमेंट चली तो भुट्टो साहब जो है उनकी जितनी भी जो पावर थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो गई, जो चार्म था वो ख़त्म हुआ, और अयूब खान साहब का एरा भी ख़त्म हो गया। अयूब खान ने बहुत कोशिश की अपनी गवर्नमेंट को बचाने की, गोलमेज कॉन्फ्रेंस बिठाई गई, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका। इस तरह फिर क्या हुआ जी, 25 मार्च 1969 को जो है वो इनका एरा जो है वो एंड हो गया, और मार्शल लॉ जो है वो एक और नया मार्शल लॉ लगा जनरल याहिया साहब का। इन्होंने जो है वो 1969 टू 1971 यानी 2 साल जो है इनकी हुकूमत रही। और अगर बात की जाए 26 मार्च 1969 से इनकी हुकूमत जो है वो उसका आगाज़ हुआ। आगा मोहम्मद याहिया ख़ान साहब जो हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जाती है कि इन्हीं की वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया, क्योंकि ये शख्स जो है माना जाता है कि किसी भी तौर पे ना फ़ौज का सरबराह बनने के काबिल था और ना ही मुल्क का सरबराह बनने के काबिल था, और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात याहिया ख़ान साहब के ऊपर लगते हैं जिनको हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी याहिया खान के पीरियड की, कि जो 2 साल हैं इन्होंने क्या कारनामे किए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया जी, इनका जो पर्पस था मार्शल लॉ का, इन्होंने ये कहा कि भाई हमने इंतखाबात करवाने हैं, यानी हमने
इलेक्शंस जो हैं वो करवाने हैं, तो इलेक्शंस करवाने हैं तो उसके लिए अब क्या था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1962 का था मार्शल लॉ की वजह से वो तो अब बैन हो चुका था, तो अब ऐसे में इलेक्शंस किसके थ्रू होंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस जो है पास किया और इसके तहत जो है वो इलेक्शंस करवाए गए ताकि इलेक्शंस जो है वो किसी लॉ के तहत तो हो सके। तो फिर इसके तहत इलेक्शंस हुए। 1970 के इलेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी थी एक साइड पे और दूसरी साइड पे अवामी लीग थी, यानी और भी पार्टीज थी, लेकिन जो मेजर जो कंपटीशन था एक साइड पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो शेख मुजीबुर रहमान साहब जो है उनका कंपटीशन था। अब ऐसे में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनका स्लोगन तो बहुत जो है वो वाज़ेह था, क्या था कि भाई ये जो है वो बांग्लादेश यानी कि जो बंगाल है उसको आज़ादी दिलाना चाहते थे या उसकी इटॉनमी की बात करते थे, क्योंकि ये पाकिस्तान से पहले ही बहुत ज़्यादा नाराज़ थे या मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ थे। इसी वजह से शेख मुजीबुर रहमान इतने बड़े लीडर बने थे क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ स्पीचेस कर करके। और दूसरी साइड पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्हें मानती थी। और जो इलेक्शन हुए ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, नतीजे के तौर पर जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और दूसरी साइड पे जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पे जो है वो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने कामयाबी हासिल की। और इस तरह फिर जो है वो स्लोगन लगा, वहाँ तुम यहाँ हम। तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान साहब को हुकूमत मिलनी चाहिए थी, लेकिन याह्या खान ने हुकूमत जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान है उसके किसी लीडर को ये हुकूमत ना मिल सके, उन्हें वो गद्दार समझते थे। इसके अलावा जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको गवर्नमेंट देना भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि वो तो चाहते ही ये थे कि जो बंगाल है उसको सेपरेट किया जाए। अब वो 6 पॉइंट्स कौन से थे? सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान ने डिमांड की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, कि मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, कि सूबे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होने चाहिए। अब कैसे खुद मुख्तार होंगे और दूसरा किस तरह से उन्हें करेंगे? एक तो ट्रेड इंडिपेंडेंस दी जाए, यानी इकोनॉमिकली उनको आज़ाद किया जाए, वो अपनी ट्रेड खुद कर सके। दूसरा सेपरेट फॉरेन रिजर्व्स के अकाउंट्स हों, जो बाहर का पैसा आ रहा है वो सारे का सारा ट्रेड के थ्रू उसके वो अकाउंट्स जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलग हो और वेस्ट पाकिस्तान के लिए अलग हो, 2 अलग अलग हों। इवन यहाँ तक कहा गया कि डिफरेंट करेंसीज़ हों, ताकि पाकिस्तान जो है वो इनकी करेंसी, वेस्ट पाकिस्तान जो है ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी ना ले सके, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम रहा कि भाई हम जो है उनके पैसे, यानी वेस्ट पाकिस्तान उनके पैसे खाता है। इसी तरह से सेपरेट अकाउंट्स और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कहा गया कि भाई इसके लिए भी 2 सेपरेट अकाउंट्स होंगे, ईस्ट पाकिस्तान का अलग, वेस्ट पाकिस्तान का अलग। इसी तरह से कहा गया टैक्सेस जो है उनकी कलेक्शन जो है वो सूबों के हवाले की जाए और सूबे जो हैं वो टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट करें और उसमें खुद मुख्तार हों। और यहाँ तक कहा गया कि एक सेपरेट फोर्स जो है, एक सेपरेट आर्मी जो है वो बनाने की इजाज़त दी जाए, और सेपरेट आर्मी हो या पार्लियामेंट्री फोर्स हो। तो ये तकरीबन वही सारे पॉइंट्स थे कि बिल्कुल एक अलग मुल्क का ही ये मुतालबा था जिसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़े और वो जीत के, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो है वो यही मानती थी कि भाई जो वेस्ट पाकिस्तान है वो उनको राइट्स नहीं देता, तो इसलिए उन्होंने इनको वोट दिए और ये जीते। फिर क्या हुआ कि 1971 की वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और दूसरी साइड पे जो बांग्लादेश था वहाँ पे, यानी कि जो बंगाल था उसमें जो उसकी बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी थी उसकी हेल्प की रॉ ने या इंडिया ने फुल टाइम उसकी जो है वो सपोर्ट की, और नतीजे के तौर पे जो है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। पहले पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसके बाद उनके अगेंस्ट पे स्टार्ट हुआ, फिर जो एक वॉर में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो वॉर हुई, और इस तरह से बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, या बंगाल हमसे जुदा हो गया। अब 1971 की वॉर के नतीजे के तौर पे बांग्लादेश बना, और हमारे जो 93,000 के करीब जो है वो सिविलियन और फौजी जो है वो इंडिया के प्रिजनर कैदी बने, यानी कि उनके कैदी बने और जंगी कैदी बने इंडिया के। अच्छा, अब ऐसे में क्या था कि जो गवर्नमेंट थी वो तो ऑब्वियसली शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे के तौर पे, और साथ में जब 1971 की वॉर भी हुई तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले कर दी गई। यानी याह्या खान साहब जो हैं उन्होंने क्या किया, अपनी जान छुड़ाई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गवर्नमेंट दे के साइड पर हट गए। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ये सर था कि वो जो है ये 93,000 जो है वो कैदी लेके आएँ, और साथ में ये जो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं इनको नॉर्मल करें। ठीक है, अब अगर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात करें कॉजेज़ क्या थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान या मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जो है वो जुदा हुआ। तो उसमें देखिए मशरक़ी पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि जुदाई की, तो हम जितने भी रीज़न्स देखेंगे वो सारे के सारे रीज़न्स जो हैं वो हमें अपनी साइड पे दिखाई देंगे कि भाई हमने जो है वो उनके साथ ज़्यादती की, और हमारी वजह से जो है वो, यानी ये जो वेस्ट पाकिस्तान है इसका जो रवैया था, इसके रवैये की वजह से, इसके एटीट्यूड की वजह से वो हमसे जुदा हुआ।
तो उसमें सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जोग्राफिकल डिस्टेंस था, ये एक हकीकत थी कि एक साइड पे जो है वो वेस्ट पाकिस्तान है और दूसरी साइड पे जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है। अब यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान, तो बीच में जो है वो इंडिया है। तो ये 1600 किलोमीटर का आलमोस्ट जो है वो डिस्टेंस है और यहाँ से ज़मीनी राब्ता भी कोई नहीं। तो ऐसे में जो है दो मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिसके एक पार्ट यहाँ पे हो एक पार्ट यहाँ पे हो, तो उसको रन करना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो भी एक ऐसा मुल्क जहाँ पे बिल्कुल ही जो है वो उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पंजाबी मेजॉरिटी के अंदर 70%, तो यहाँ बंगाली 70% मेजॉरिटी के अंदर हैं, क्योंकि तकसीम भी इन्हीं की हुई थी जब पाकिस्तान जो है वो बना था। तो 3 जून के अकॉर्डिंगली जो है पंजाब और बंगाल को ही तकसीम किया गया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तो सबसे पहला एक तो ये रीज़न था। दूसरा लैंग्वेज इशू था कि यहाँ पे पंजाबी थी अगर 70%, तो यहाँ पे बंगाली बोली जाती थी, तो इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा। उसके अलावा बात की जाए अगर डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे, यानी कि जो जमहूरी जो उनके हुकूक थे वो उनको नहीं मिले। उनके हुकूक क्यों नहीं मिले? क्योंकि जितनी भी पावर रही है 90% तक वो सारी की सारी हुकूमत की जो पावर थी वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी हमेशा से। इवन जो ईस्ट पाकिस्तान है या जो बंगाली हैं, ये जो बंगाली ये हमेशा से इल्ज़ाम लगाया करते थे कि भाई पंजाबी जो हैं इन्होंने हुकूमत को टेक ओवर किया हुआ है। इवन फ़ौज के अंदर भी 70% पंजाबी, और ये अब भी इल्ज़ाम लगाया जाता है जैसे कि और बंगाली जो है वो कहते हैं हमें पीछे छोड़ा गया, और फ़ौज के अंदर भी वही हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी वही हैं, और उनका रवैया जो है वो बंगालियों से बहुत ज़्यादा जो है वो रेसिज्म पर मबनी है। तो ये एक हकीकत भी थी उस टाइम पे। इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो कभी चाहता ही नहीं था कि पाकिस्तान एक साथ रह सके, इसलिए इंडिया जो है या रॉ जो है वो फुल टाइम हेल्प जो है वो करती रही BLA की, जो कि लिबरेशन आर्मी बनाई थी इसने बंगाल ने, तो उसकी भी हेल्प करती रही, उसको फंडिंग करती रही, उनकी ट्रेनिंग होती रही, और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक्स होते रहे। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था। BLA ने जो रोल प्ले किया, इकनॉमिक राइट्स उनको जो है वो नहीं मिलते थे, यानी यहाँ तक माना जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो जब यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इस्लामाबाद में जो सड़कें हैं उसको यूँ सूंघा और सूंघ के कहा कि मुझे यहाँ से पटसन जो है उसकी बू आती है, क्योंकि उनका ये मानना था कि पटसन उनकी बेसिक इकॉनमी, और पूरी दुनिया के अंदर पटसन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर ये भी पैदा होती है। तो उनका ये कहना था कि जो पटसन है ये हमारी है, लेकिन इसका पैसा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान अपने ऊपर लगा रहा है, अपनी रोडों की डेवलपमेंट्स के ऊपर लगा रहा है, हमारे ऊपर नहीं लगा रहा। इसी तरह से आर्मी ऑपरेशन जो था इसने एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले किया। आर्मी ऑपरेशन यानी जो पाकिस्तान ने जो है वो आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो पाकिस्तान ने आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट किया ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है मार्च से लेके मई तक जो है वो चला, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो है, इस ऑपरेशन में आप कह लें कि पाकिस्तान आर्मी का बहुत ही नेगेटिव रोल, बहुत मनफी रवैया रहा इसके अंदर, यानी कि यहाँ तक कि बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं, रेप के इल्ज़ामात भी लगते हैं कि भाई जो पाकिस्तान आर्मी है उसने मस्जिदों में घुस घुस के जो है वो ख़वातीन का रेप किया, और इसके अलावा बहुत से मज़ीद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। प्रोफेसर्स को कत्ल किया गया, ढाका यूनिवर्सिटी में जो है रात के टाइम पे अटैक किया गया, और बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ मिलती हैं इस टाइम पे जो पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहीं। और उसके अगेंस्ट में जो है फिर जब उनके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा होगी हमारी पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फिर BLA ने अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर दी, और उसके नतीजे के तौर पर जो है वो एक वॉर स्टार्ट हुई। इसके अलावा लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, वो जैसे कहा कि भाई जितना भी जो कंट्रोल था वो सारे का सारा कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के पास था, ईस्ट पाकिस्तान के पास कंट्रोल नहीं था। इस वजह से भी उनके दिलों में नफरत थी कि भाई हम हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन हमें हमारे पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिल रहे। तो ये कुछ कॉजेज़ थे बांग्लादेश की अलहदगी के। आगे बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एरा की, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उनका दौर कैसा रहा। अब अगर बात की जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे पहले चैलेंजेस की, तो देखिए अब जैसे 93,000 तो कैदी तो थे ही थे जो उन्हें छुड़वाने थे। इसके अलावा इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब थे, वॉर की वजह से उनको सेट करना था। बांग्लादेश जुदा हो चुका था, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर कि भाई उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने स्लोगन लगाया था कि वहाँ तुम यहाँ हम, तो उन्होंने जो है वो खुद गर्जी की, तो उसके नतीजे के तौर पे बांग्लादेश जुदा हुआ ये माना जाता है। तो ऐसे में जो है इनको खुद को प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्योंकि सिविलियन थे, तो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होते, क्योंकि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स हमेशा आर्मी के होते हैं। तो ये सिविलियन थे। या खान साहब जो है इन्हें पकड़ा के चले गए। और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, कोई आइन नहीं था। LFO के तहत हमने देखा इलेक्शंस हुए थे, उनको गवर्नमेंट दी गई थी।
उसके बाद जी जेड भुट्टो साहब जो है, जब ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके पास थी, इन्हें कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। ऐसे में इन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स की और बहुत मेजर रिफॉर्म्स की पाकिस्तान की हिस्ट्री की। यानी ये सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म एक जो है एक मुकाबला था कि जो कैपिटलिज्म की रिफॉर्म्स थी वो लेके आए थे अयूब खान साहब, कि अयूब खान की जितनी रिफॉर्म्स थी वो सारी की सारी सरमायादारों के लिए या सरमायादाराना निज़ाम को प्रमोट करने के लिए थी। इसी तरह से जो रिफॉर्म्स थे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, वो सारी की सारी जो है वो सोशलिज्म की रिफॉर्म्स थी या गरीबों के लिए थी, ठीक है। यानी क्योंकि ये सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और इनका ख्याल था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का कि मुल्क में अगर गुर्बत जो है उसका खात्मा करना है तो उसके लिए सोशलिज्म लेके आना पड़ेगा, कैपिटलिज्म नहीं कि जहां अमीर अमीर तर हो, वो सिस्टम पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। तो इन्होंने उसके अपोजिट सिस्टम दिया सोशलिज्म का, जो रशिया के अंदर उस टाइम पर जो है वो चल रहा था या चाइना के अंदर था। तो वो सिस्टम जो है इन्होंने देने की कोशिश की और रिफॉर्म्स लेके आए। उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी, लेबर रिफॉर्म थी और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थी। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो सब्सिडी दी हर रेट के ऊपर गरीबों के लिए, क्योंकि गरीबों का स्लोगन लेके आए थे, गरीबों के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, तो उन्होंने सब्सिडी दी हर एक के ऊपर। और सब्सिडी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट खुद से पैसे पे करती है ताकि जो है वो आवाम तक जो है वो चीज़ सस्ते दामों पहुँच सके। इसके अलावा जो सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे या ट्रैक्टर्स वगैरह थे वो किसानों को दिए गए। अच्छा, स्केल्स जो है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर वो यूनिफॉर्म कर दिए गए, सबको 22 स्केल कर दिया कि भाई कोई जो है वो अफसर कोई छोटा नहीं, सब ने अपने काम करने अपने लिहाज से, सब एक बराबर हैं। लोन फैसिलिटी जो है वो दी गई किसानों को भी और गवर्नमेंट सर्विस को भी कि भाई आप लोन लेके जो है वो अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं या कुछ भी। अच्छा, फ़ी एग्जाम्शन जो है वो गरीब जो स्टूडेंट्स थे उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई। पेंशनर जो है उसकी डेथ की सूरत में उसकी जो बेवा थी वो पेंशन ले सकती थी। और पुलिस के लिए जो है वो बहुत सी रिफॉर्म्स लेके आए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की या ज़री रिफॉर्म्स की बात की जाए तो ज़री रिफॉर्म्स की थी अयूब खान साहब ने भी, अब इन्होंने भी की। तो इन्होंने क्या किया जी, 1 मार्च 1972 को जो है वो ये अनाउंस किया और लैंड की लिमिट रख दी। अयूब खान साहब ने भी लैंड की लिमिट रखी थी, इन्होंने भी रखी। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कहा जो बारानी जो एरीगेटेड लैंड है, ठीक है जी, अब उसको क्या है जी, उसकी जो लिमिट है वो 500 है। यानी कि 500 अगर किसी के पास मौजूद है 500 एकड़ ज़मीन, तो उसमें से वो सिर्फ 150 एकड़ रख सकता है, और जिसके पास 1000 मौजूद है वो सिर्फ 300 एकड़ जो है वो रखेगा, बारानी और नहरी, ठीक है। अब नहरी जो है क्योंकि वो ज़्यादा नहरों से पानी लगता है तो ज़ाहिर बात है जिस टाइम मर्जी लगे वो ज़्यादा जो है फर्टाइल होती हैं। जो एरिड लैंड्स हैं यानी बारानी हैं, जो बारिश के पानी से जो है वो सैराब होती हैं, तो बारिश तो फिर अब जब होगी तभी वहाँ पर होगी, तो इसलिए इसकी लिमिट ज़्यादा थी और इसकी लिमिट कम थी। तो इससे ज़्यादा जो ज़मीन थी वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ली और जो मज़ारीन थे उनमें तकसीम कर दी, छोटे किसानों में तकसीम कर दी ताकि वो उसके ऊपर काम कर सकें। मज़ारीन के जो राइट्स थे, क्योंकि मज़ारीन गरीब थे और पाकिस्तान तो वैसे भी 65% इसकी इकॉनमी बेस ही एग्रीकल्चर के ऊपर करती है, तो बहुत बड़ी तादाद है एक मज़ारीन की, तो उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया इसके अंदर। इसके अलावा इन्हें हक़ शुफ़ा भी दिया गया, यानी कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो बाहर सेल कर रहे हैं, कोई जो ज़मींदार है तो पहले जो है वो अपने किसान को देगा। सेकंड फेज़ इसका अनाउंस किया गया लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सका 1977 के अंदर जब दोबारा से इलेक्शंस हुए। तो लेबर रिफॉर्म्स थी, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा गरीबों का स्लोगन लेके आए थे और सोशलिज्म था, तो सोशलिज्म बेस ही इसी के ऊपर करता है कि लेबर हुकूमत, यानी गरीबों की हुकूमत या मजदूरों की हुकूमत जो है उसी को सोशलिज्म नॉर्मली रशिया के अंदर कहा जाता है, ठीक है। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कम्युनिज्म या सोशलिज्म का। तो लेबर्स के लिए रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनके लिए, तो उन्होंने लेबर्स के रिफॉर्म फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो मजदूर थे उन मजदूरों के लिए जो है रिफॉर्म्स लेके आए। लेबर राइट्स की बात की गई। अच्छा जी, कंपनसेशन दी गई उन्हें इंजरी की शक्ल में, अगर इंजरी की सूरत में अगर उन्हें कोई यानी ज़ख्मी हो जाते हैं तो उन्हें पैसे दिए जाएंगे, पहले तो कोई पूछता नहीं था। अगर वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन की फैसिलिटी दी गई। इसी तरह से ट्रेड यूनियन जो है वो उसको बनाया गया ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यानी लेबर्स के लिए बहुत सी रिफॉर्म्स लेके आए। अगर बात करें इंडस्ट्रियल ऑर्डिनेंस की कि इंडस्ट्रीज़ जो है उसके लिए क्या किया गया, तो इनकी जो बेसिक पॉलिसी इनकी गवर्नमेंट की रही वो रही नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, नेशनलाइजेशन या कोमियाना। अब कोमियाना क्या है कि सरकारी तहवील में लेना या कौमी तहवील के अंदर जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब लिया जाता है तो वो क्या है, वो कोमियाना है या नेशनलिज्म है, नेशनलाइजेशन है। उसी के अपोजिट जो है वो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट करना चीज़ों को, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास चीज़ें हैं उनको भी प्राइवेट लोगों को सेल कर देना, जो उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये बिल्कुल दो एक दूसरे के अपोजिट थी। तो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी या कोमियाने की पॉलिसी लेके आए और इन्होंने क्या किया, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, 20 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जिसमें जो है वो आयरन की,
स्टील की, हैवी इंजीनियरिंग की, ऑटोमोबाइल्स की, ट्रैक्टर असेंबलिंग प्लांट्स की, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज जो हैं, ये सारे की सारी जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, इन सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो नेशनलाइज कर लिया या कौमी तहवील में ले लिया कि भाई आज से इसको गवर्नमेंट जो है वो चलाएगी। गो कि एक बहुत नेगेटिव स्टेप उस टाइम पे रहा, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, खास करके अयूब खान साहब ने पिछले 10 साल में जिनको फीड किया था, जिनको पब्लिक का पैसा दिया था, टैक्स पेयर्स का पैसा दिया था कि भाई आप बिजनेस बनाएं ताकि बिजनेस के थ्रू जॉब क्रिएशन हो सके, तो वो सारे के सारे दोबारा से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो है गवर्नमेंट की तहवील में ले लिए। तो वो लोग जो यहाँ पे पैसा लगा के इतनी मेहनत कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए और यहाँ से भागे। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, पहले से ही पासपोर्ट भी जो है वो जब्त किए हुए थे और इस तरह से यानी बहुत से इकदाम किए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। गो कि फ़ॉरेन जो डायरेक्ट जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी उनको जो है उसको नहीं छेड़ा गया, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI जिसको कहा जाता है उसको नहीं छेड़ा गया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस जो थी उसको स्टेट लाइफ के अंडर कर दिया गया 19 मार्च 1972 को, कि स्टेट लाइफ जो है उसको हेड बनाया गया, उसके अंडर जो है छोटी छोटी जितनी कंपनीज थी प्राइवेट सारी उसके अंडर कर दी गई। स्टेट बैंक जो है उसके अंडर जो है सारे के सारे छोटे बैंक्स कर दिए गए, बिल्कुल इसी तरह से स्टेट बैंक को हेड बना दिया गया 1972 में। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए, जितने भी प्राइवेट इदारे थे उन सारे के सबको नेशनलाइज कर लिया, सिवाय कुछ एक दो को छोड़ के, जिससे जो है वो एक मोनोपोली भी उनकी क्रिएट हुई और इससे इनके ऊपर तनकीद भी हुई। तो ओवरऑल ये जो है भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स रहीं इनके टाइम के अंदर, जो कि इनके ख्याल में पाकिस्तान को तब्दील करने की एक कोशिश थी। मज़ीद अगर देखें इनके जो कारनामे रहे वो क्या थे, तो उसमें शिमला एग्रीमेंट जो है इनका हकीकत में एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो माना जाता है। और ये कारनामा क्यों माना जाता है शिमला एग्रीमेंट, क्योंकि देखिए शिमला एग्रीमेंट एक्चुअली में क्या है कि अब वो जो 93,000 हमारे जो फौजी और सिविलियन जो थे वो 1971 की वॉर की वजह से जो है वो इंडिया की तहवील में थे, तो अब उनको वापस तो लेके आना था। अब उनको कैसे वापस लेके आएँ, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए शिमला एग्रीमेंट किया गया 1972 में शिमला इंडिया के अंदर, और जिसमें जो है वो एक साइड पे इंदिरा गांधी मौजूद हैं और दूसरी साइड पे जो हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब मौजूद हैं। तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ जिसमें कैदियों को वापस लाया गया, और जो इसके अंदर एग्रीमेंट है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। 3 बेसिक एग्रीमेंट्स इसके अंदर एक एग्रीमेंट के अंदर किए गए, जिसमें सबसे पहले एक बुनियादी एग्रीमेंट है, बेसिक एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि भाई अब से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो UN के चार्टर के अकॉर्डिंगली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, यानी पीसफुली, ठीक है, अमन के साथ, सुकून के साथ जो है वो उसको निगोशिएट करके डील करेंगे। बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उनको मुस्तहकम किया जाएगा, यानी जो दो तरफा ताल्लुकात हैं, ठीक है, दो तरफा ताल्लुकात को बहाल किया जाएगा, लेकिन इसके बीच में थर्ड पार्टी नहीं आएगी, यानी कोई तीसरा मुल्क जो है वो इसके बीच में नहीं आएगा, बल्कि दोनों मिल के जो है आपस में फैसला करेंगे। इसी तरह से जो टेरिटरीज़ हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, जो एक दूसरे की ली हुई हैं उनको जो है वो उन टेरिटरीज़ को वापस किया जाएगा। इसी तरह से कहा गया जी जो इंटरनल अफेयर्स हैं एक दूसरे के ममालिक के, अंदरूनी जो मामलात हैं, उन अंदरूनी मामलात में कोई दूसरा मुल्क दखलंदाजी नहीं करेगा, यानी अगर पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स हैं तो उसमें इंडिया दखलंदाजी नहीं करेगा, और इंडिया के हैं तो पाकिस्तान नहीं करेगा, यानी अपनी एजेंसीज जो हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। रॉ या ISI की अगर हम बात करें तो गो कि आज तक नहीं हो सका। और इस तरह कहा गया कि वॉर जो है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, तो टेबल टॉक जो है उसके थ्रू जो है वो बातचीत की जाएगी, बैठ के बातचीत करेंगे। ये एक बेसिक एग्रीमेंट था। दूसरा एग्रीमेंट था इसी के अंदर रिस्टोर रिलेशंस का, कि भाई ताल्लुकात जो हैं उनको अब दोबारा से बहाल भी तो करना है जो ख़राब हुए हैं वॉर के के तौर पे। तो उसमें सबसे पहले कहा गया जो कम्युनिकेशन है उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा, बातचीत को ही नहीं बहाल किया जाएगा, ट्रैवल को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है जी, ताकि एक दूसरे के मुल्कों में आना जाना स्टार्ट हो। ट्रेड और इकनॉमिक्स को प्रमोट किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैशियत के लिए दोनों मुल्कों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि तिजारत जो है उसका फ़रोग दिया जाए। इसी तरह से सोशल और कल्चरल एक्सचेंज जो है ये भी होगी, यानी कि सोसाइटी या लोगों को भी वीज़े दिए जाएंगे, वो भी एक दूसरे के मुल्कों में आ जा सके, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इनके स्टेक्स तो मौजूद है एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। तो इस तरह ये जो है वो रिस्टोर रिलेशंस के ऊपर बात हुई। थर्ड जो थी इसके लेयर, उसके अंदर फ्यूचर रिलेशंस की बात की गई कि सबसे पहले जो है वो जो फ़ौजें हैं उनको हम विड्रॉ करेंगे और उनको अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे। इसी तरह से कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो जहाँ पे अभी इस टाइम पे फ़ौजें मौजूद हैं, उन्हीं को LOC माना जाएगा। जो 1948 में वॉर हुई थी तो वो LOC अब इस टाइम पे इसको नाम दिया गया।
और उसको जो है वहाँ पे रखा जाएगा, यानी उससे ना आगे पाकिस्तान आएगा ना इंडिया जाएगा। और ये सारे का सारा 30 डेज़ के अंदर होगा। यानी ये जो शिमला एग्रीमेंट जितना भी था ये कहा गया कि इसको इन्फोर्स किया जाएगा 30 डेज़ के अंदर, ये नहीं कि भाई इसको करके छोड़ दिया तो अब ये जब तक भी हो। तो इसलिए इसी के थ्रू जो है वो प्रिजनर वापस आए, और साथ में ये माना जाता है कि पाकिस्तान के लिए शर्त भी रखी गई कि वो बांग्लादेश जो है उसको मान ले। अगर वो बांग्लादेश को मान लेगा तो फिर जो है ना ये सारे मामला सेटल डाउन होंगे। तो खैर ये बांग्लादेश को माना भी नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और फिर भी ये सारी शर्तें जो है वो कबूल हुई। तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक कारनामा ही माना जाता है नॉर्मली। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट की एक और अहम जो है वो कदम की, तो वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यानी 1973 का जो आइन है, ये भी जो आज तक पाकिस्तान का आइन चला आ रहा है 1973 का ही है। ये कारनामा माना जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि उनकी गवर्नमेंट ने जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज तक चला आ रहा है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो 2.5 साल चला। उसके बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 1969 के अंदर जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो थे इनके अंदर इतनी जान नहीं थी कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रन कर सकते, लेकिन ये जो 73 का आइन था आज भी चला आ रहा है। की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात जो है, इसको 25 रुकनी कमेटी ने बनाया था। तो इसमें हर तरह के जो है वो साथ में यानी कि ऐसे 25 लोग शामिल थे कि जिनको बाद में एतराज़ ना हो, जो स्टेक होल्डर्स हों, जिसके अंदर उलमाए कराम जो हैं वो भी शामिल थे। तो सबसे पहले ये पार्लियामेंट्री है, और पार्लियामेंट्री भी 2 ऐवानी मुकन्ना है इसके अंदर, यानी 2 ऐवान होंगे। ऐवान जो ज़ीरी हैं उसको कौमी असम्बली कहा जाएगा, और जो अपर हाउस है उसको कहा जाएगा सेनेट। तो अभी इस टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही है, एक साइड पे जो है, और ये दोनों मिल के पार्लियामेंट कहलाएंगे, ठीक है। एक साइड पे कौमी असम्बली जहाँ पे लोग इलेक्ट होकर आएंगे, उसके बाद जो है सेनेट है, और ये जो दोनों हैं पार्लियामेंट कहलाएंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, 2 ऐवानी मुकन्ना। प्रेसिडेंट और पीएम जो हैं ये दोनों के दोनों मुसलमान होना शर्त है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जमहूरी आइन होगा, जमहूरियत पर मुल्क चलेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से फेडरल सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया कि फेडरल सिस्टम होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी, और सूबे उसमें जो है वो आज़ाद होंगे, सूबों की आज़ादी होगी। स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा, ये यहाँ पे कहा गया, और मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया जी, कि भाई क्योंकि इस्लाम के ऊपर बना है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है वो उसको प्रमोट किया जाएगा मुल्क के अंदर, यानी वो तमाम के तमाम कवानीन बनाए जाएंगे जो इस्लाम को एक तो प्रमोट कर सकें, और दूसरा ऐसे कवानीन जो कि अभी बने हुए हैं लेकिन वो इस्लाम के अगेंस्ट है, तो उनको भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया जाएगा। पीएम और प्रेसिडेंट मुसलमान, ये दोबारा से आया। इस्लामिक वैल्यूज़ जो है उनको जो है इस्लामी इक़दार जो हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस्लामिक आइडियोलॉजिकल कौंसिल, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है इसके अंदर बनाई गई, जो जिसका काम ही ये था कि कवानीन जितने भी हैं हुकूमत को प्रपोज़ करे इस्लामी कवानीन, और जो नए हैं उनको एक तो नज़रसानी करे, और जो पुराने हैं उनको भी अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो चेंज किया जाए। अमेंडमेंट का प्रोसेस लगा गया, 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो उसको अमेंड कर सकेगा, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिग्ड आइन था, एक सख्त किस्म का, जिसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर इस टाइम पे तकरीबन 25 जो है वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर भुट्टो साहब के दौर की बात करें तो बलूचिस्तान ऑपरेशन जो है भुट्टो साहब जो 1970 में भी हुआ, 1973 से 77 तक 5 साल ये चला। यहाँ पे जो कि अलहदगी पसंद थे बलूचिस्तान के अंदर, उनके ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा एक और कारनामा भुट्टो साहब का था, OIC कॉन्फ्रेंस जो है 1974 में जो है वो लाहौर के अंदर बुलाई गई, जिसको लाहौर समिट भी कहा गया, जो कि 22 से 24 जो है वो इस रही, 1974 को रही। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए रही क्योंकि OIC में फ़र्स्ट टाइम जो है ईरान को भी और सऊदी अरब को भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो लाया गया, क्योंकि इससे पहले जो है वो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब भी OIC ये सेकंड खैर कॉन्फ्रेंस थी तो ईरान हमेशा से ही जो है वो सऊदीया के अगेंस्ट रहा है, और जहाँ पे सऊदी बादशाह बैठते हैं तो वहाँ पे ईरान जो है, ईरान के बादशाह वो नहीं आते। तो ये भुट्टो साहब ने जो है वो अपनी पावर यूज़ की, अपनी कम्युनिकेशन यूज़ की, और इन दोनों को जो है वो एक साथ यहाँ ला बिठाया। इसी के अलावा माना जाता है कि जो एटॉमिक बम है पाकिस्तान का, जो एटमी बम है उसका जो बुनियाद है वो भुट्टो साहब ने रखी। स्लोगन लगाया, घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे। तो ये जो एटम बम है, एटम बम भी उस टाइम पे भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी। उसके बाद 1977 के इलेक्शन हुए 7 मार्च 1977 को। एक साइड पे PNA थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसका जो नारा था वो निज़ाम मुस्तफ़ा था कि भाई हम जो है वो इस्लामिक सिस्टम लेके आएंगे। और भुट्टो साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये जो है शराब पीते हैं और मुल्क को इन्होंने जो है वो
सोशलिस्ट बना दिया, इस्लाम में सोशलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं और इस तरह की बातें की गई भुट्टो साहब के खिलाफ। तो एक 9 रुकनी जो है वो इत्तेहाद बनाया गया PNA के अंडर और दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी थी। तो नतीजा क्या निकला कि पीपल्स पार्टी दोबारा से जीत गई, यानी भुट्टो साहब फिर इलेक्ट होकर आए, लेकिन PNA ने इन इलेक्शंस को मानने से इनकार कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि PNA की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई और जो एंड हुई मार्शल लॉ के ऊपर। और इस तरह से ज़िया-उल हक साहब जो हैं उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क के अंदर और उसके बाद जो है 5 जुलाई को नहीं मार्शल लॉ लगा। अब अगर बात करें ज़िया-उल हक साहब की हुकूमत की, तो ज़िया-उल हक साहब जो है सबसे पहले इन्होंने मार्शल लॉ लगाया जब 5 जुलाई को, तो सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया कि भाई 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, क्या कहा कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, ज़िया-उल हक ने कहा। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि 6 साल गुजर गए लेकिन 6 साल तक इलेक्शंस नहीं हो सके, यानी कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए 1985 के अंदर जो है वो इलेक्शंस हुए, वो भी पार्टी बेसिस के ऊपर नहीं हुए। तो 90 डेज़ का कहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको बैन कर दिया गया, सियासी जमातें जितनी भी हैं, और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस एक स्टार्ट कर दिया गया एहतसाब का, जो कि जैसे आज इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। तो एहतसाब का जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उन्होंने जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया अपने ओपोनेंट्स को। इसके अलावा जी लाहौर हाई कोर्ट ने इसी दौरान जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी। उस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, यानी कि एक बहुत बड़ा ओपोनेंट जो है पीपल्स पार्टी या भुट्टो साहब, उनको जो है वो फांसी हो गई। तो अब पीछे ग्राउंड इनके लिए साफ था। ऐसे में फिर क्या हुआ जी, सिविलियन कैबिनेट जो है इन्होंने जुलाई के अंदर, जुलाई में 1978 में जो है वो अनाउंस करवाई, जिसके अंदर PNA के लोगों को भी शामिल किया गया, ताकि जो अपोजिशन है, यानी अगर उसको शामिल कर लिया जाए तो उससे क्या होगा, मुल्क के अंदर हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। ज़िया-उल हक उसके बाद 16 सितंबर 1978 को जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए और उसके साथ ही उन्होंने जो है 1979 के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवा दिए, ताकि लोअर लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस शो कर सके या लोअर लेवल पे भी जो है अपने काम किए जा सकें। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स जो है 23 मार्च 1981 के थ्रू जो है इनको रिप्लेस किया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी क्योंकि अब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो 1973 का आइन तो सूट करता नहीं किसी सूरत भी, तो फिर PCO जो है उसको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया या उसको जो है वो लागू किया गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम करवाए गए दिसंबर 1984 को और ज़िया-उल हक साहब दोबारा जो है 5 साल के लिए जो है वो इलेक्ट हो गए एज ए प्रेसिडेंट। इसके अलावा जी इलेक्शंस करवाए गए 1985 के अंदर और ये नॉन पार्टी जो है वो इलेक्शंस थे, इसके नतीजे के तौर पे जो है वो हुकूमत बनी और उसमें से अब जो है इन्होंने फिर जुनेजो साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया। मार्शल लॉ को भी एंड कर दिया गया 30 दिसंबर 1985 को, क्योंकि इलेक्शन हो चुके थे तो अब मार्शल लॉ एंड होना था। लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, 8th अमेंडमेंट जो है वो पास करवाई। अब 8th अमेंडमेंट पास करवाई, 8th अमेंडमेंट क्या थी, 58(2)B की जो पावर थी, ठीक है जी, 58(2)B की, कि जिसके तहत जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो इख्तियार है जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वज़ीर आज़म के पास है, ठीक है, अभी भी वज़ीर-ए-आज़म के पास है, तो ये इन्होंने अपने पास रखा कि भाई जो असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार है जब इनके पास होगा तो ये किसी भी टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट जो इनके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगी तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर उसके बाद इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट बनी। लेकिन फिर हमने देखा कि फिर ज़िया-उल हक साहब जो है उनका प्लेन भी क्रैश हो गया और इस दौरान जो है वो फिर बीच में जो गवर्नमेंट चली मोहम्मद खान जुनेजो साहब की, तो मोहम्मद खान जुनेजो ने जो है वो भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इस्लामाइजेशन ऑफ ज़िया-उल हक की, ठीक है, कि ज़िया-उल हक साहब जो हैं इन्होंने जो इस्लामी कवानीन जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया। वो इस्लामी कवानीन कौन कौन से थे इनके ज़माने में, ठीक है। अब इस्लामी कवानीन इंट्रोड्यूस तो करवाए गए, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है जैसे कि जो लेफ़्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि उस टाइम पे अफ़गान जो वॉर थी, अफ़गान वॉर की वजह से जो है इन्होंने मुल्क को सारे का सारा इस्लामी खोल पहना दिया। और जो राइट विंग है वो ये मानता है कि नहीं भाई ये बहुत अल्लाह वाले थे और इस वजह से जो है इन्होंने ये सारे के सारा किया, यानी इस्लामी कवानीन लेके आए। उसमें सबसे पहले हुदूद ऑर्डीनेंस जो है 10 फरवरी 1969 को लेके आए। हुदूद ऑर्डीनेंस यानी कुरान और सुन्ना के मुताबिक सज़ाएँ देना जो है वो उसको लागू किया गया। ज़कात और उशर का ऑर्डीनेंस 20 जुलाई 1920 को जो है वो पास किया गया और ज़कात फाउंडेशन जो है वो बनाएगी फरवरी 1982 के अंदर। और इस फाउंडेशन का पर्पज़ क्या था कि जो लोग भी ज़कात लेने आते हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको हुनर सिखाया जाए, ताकि वो दोबारा जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा से ज़कात ना मांगे। और ये बहुत अच्छा इक़दाम था। इसी तरह से फेडरल शरिया कोर्ट जो है, वफाकी शरी अदालतें जो हैं, उनको जो है वो उनका क़याम अमल में लाया गया ताकि सज़ाएँ इस्लामी कवानीन के मुताबिक दी जा सकें। उसके लिए क्या हुआ कि हाई कोर्ट के अंदर एक तो 3 जजेस जो है वो मुकर्रर किए गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अपीलेट कोर्ट जो है उसका बनाया गया शरिया बेंच का, कि भाई कोई अपील करना चाहे तो यहाँ पर अपील कर सकता है।
इस तरह से पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात की जो एजुकेशन है इसको जो है वो कंपलसरी करार दिया गया ग्रेजुएशन तक, यानी 14वीं तक। और जो ब्लास्फेमी एक्ट है उसको भी आर्टिकल 298 के अंदर जो है चेंज करके इसमें भी सज़ा लाएगी 3 साल की, कि भाई कोई भी जो है वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा या अहले बैत की शान में जो है वो गुस्ताखी करेगा तो उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जो है वो लेके आए 1981 के अंदर, के रमज़ान में जो है होटल वगैरह बंद होंगे और कोई भी जो है पब्लिकली नहीं खाएगा या खाता हुआ दिखाई देगा तो उसको भी उठा के जेल में डालेंगे, कि रमज़ान का एहतराम है। फेडरल ओम्बुड्समैन या फिर वफाकी एहतसाब जो है इसका इदारा कायम किया गया जून 1981 में। ये वफाकी जो मोहतसिब था इसकी जो मियाद थी वो 4 साल के ओहदे की थी, और इसका तरीक़ाकार क्या था कि भाई किसी को भी अगर किसी सरकारी इदारे से या फिर किसी भी नीम सरकारी इदारे से या किसी अफसर वगैरह से शिकायत है तो वो एक सादे कागज़ के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लिखेगा और वो एप्लीकेशन जो है वो भेज देगा वफाकी मौसिब को और उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेगा। मजलिस शूरा का क़याम किया गया, या मजलिस शूरा या कौमी असम्बली जिसको नॉर्मली कहते हैं, तो ये कौमी असम्बली उस तरह की नहीं थी। इसमें जो है वो 50 लोग थे और इनका काम क्या था, एक ब्रिज का काम करना, यानी एक साइड पे गवर्नमेंट है दूसरी साइड पे पब्लिक है, तो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करना था। इस मजलिस शूरा ने इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वेत अफ़गान वॉर की 1979 के अंदर, यानी कि ज़िया-उल हक साहब के टाइम पे ही जो है ये वॉर स्टार्ट हुई अफ़गानिस्तान की, कि जब सोवियत यूनियन जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर 1979 में दिसंबर 1979 में दाखिल हुआ और 1 लाख के करीब जो है वो अपने सिपाही लेके यहाँ पे दाखिल हुआ। अब जब दाखिल हुआ तो माना ही जाता है कि पाकिस्तान जो है उसने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन का जो पर्पज़ है वो अफ़गानिस्तान में आने का वो ये है कि ये यहाँ से होता हुआ पाकिस्तान को भी जो है वो कनकर करे और उसके बाद जो है ये बहरे अरब तक जो है वो वहाँ तक पहुँचे, यानी इसे गर्म पानियों की तलाश है नॉर्मली जो कहा जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि सोवियत यूनियन जो है इसको वहीं पे तोड़ा जाए और उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट की जाए। तो पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इस वॉर के नतीजे के तौर पे तकरीबन कोई 35 लाख के करीब जो है वो मुहाजिरीन भी पाकिस्तान में आए, ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन पाकिस्तान के लिए बना। तो पाकिस्तान वैसे ही जो है इसका एक प्लेयर बन गया, क्योंकि इतने ज़्यादा मुहाजिरीन यहाँ पे आए, साथ में ईरान गए। तो इसमें फिर क्या हुआ जी, इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उसकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उन्होंने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को कि भाई अब ये जिहाद का टाइम है तो हमें अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए। इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी ये कहा। यूएस के रोल की बात की जाए तो ये कोल्ड वॉर का एरा था जब रशिया और अमेरिका जो है आपस में लड़ रहे थे, तो ऐसे में यूएस ने भी सपोर्ट किया। यूएस ने कैसे सपोर्ट किया कि यूएस ने जो है वो डॉलर्स दिए और पाकिस्तान की मदद की, और सऊदी अरब जो है उसने भी पाकिस्तान की मदद की। सऊदी अरब ने मैन पावर प्रोवाइड की, यानी कि लड़ने के लिए मुजाहिदीन जो हैं वो मुहैया किए गए सऊदी अरब ने, ठीक है। और साथ में जो पैसे थे वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए और इस तरह पाकिस्तान ने जो है उन्हें ट्रेनिंग दी और इस तरह से जो है ये एक वॉर लड़ी गई जो 10 सालों पर मुश्तमिल थी। और इस 10 सालों में जो है वो कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई और नतीजे के तौर पर जो सोवियत यूनियन है उसको यहाँ पर शदीद किस्म का नुकसान हुआ और तकरीबन 50 लाख के करीब जो है ये 10 सालों में अपने फ़ौजी गंवा बैठा। और साथ में जो मईशत के ऊपर उसका जो असर था, जो रशियन मईशत के ऊपर था सोवियत यूनियन की, वो भी बहुत बुरा हुआ। और नतीजे में जब मिखाइल गोर्बाचोव जो है उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ से वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे है जुनेवा एकर्ड। जुनेवा एकर्ड क्या है या जुनेवा मुआहिदा क्या है कि अब जब रशिया को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इकनॉमिकली भी और साथ में उनको 50 लाख फ़ौजियों का नुकसान भी हुआ, तो उन्होंने फ़ैसला किया यहाँ से वापस जाने का। तो फिर ये मुआहिदा हुआ पाकिस्तान के और रशिया के बीच में, यूएन जो है उसको बीच में लाया गया और यूएन के ताउन से जो है ये जुनेवा के अंदर पाकिस्तान और रशिया के बीच में मुआहिदा हुआ। और इसमें रशिया ने ये कहा कि भाई जो है वो यहाँ से फोर्सेस विड्रॉल कर लेगा, 15 मई 1988 तक जो है अपने ट्रूप्स को वापस लेके जाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे कुछ इख्तिलाफात भी पैदा हुए। इख्तिलाफात किस बात के ऊपर पैदा हुए कि जो मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब थे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिनको ज़िया-उल हक साहब खुद अपनी मर्ज़ी से लेके आए थे, ये चाहते थे कि साइन कर दिए जाएं 1 मार्च तक। इन्होंने कहा साइन कर दें ताकि ये पूरे का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो और अफगानिस्तान से रशिया वापस जाए। लेकिन ज़िया-उल हक ऐसा नहीं चाहते थे। ज़िया-उल हक ये समझते थे कि अगर रशिया वैसे ही हिंदुस्तान को छोड़ के चला गया तो पीछे जो है वो एक सिविल वॉर जो है स्टार्ट हो जाएगी और वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर एक हुकूमत जो है वो बनाई जाए और हुकूमत भी किसकी, तालिबान की हुकूमत बनाई जाए ताकि यहाँ पे हालात ठीक रहें, क्योंकि इन्फ्लुएंस उनका है तो इस वजह से। लेकिन फिर इख्तिलाफात जो है वो पैदा हो गए अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी।
और इसी वजह से जो है साथ में कुछ और इख्तिलाफात भी पैदा हुए। खैर ये जुनेवा एकॉर्ड यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया, जिसका असल पर्पज़ क्या था कि भाई रशिया और जो है पाकिस्तान है उनके बीच में माहिदा तय पाया कि अफ़गानिस्तान से रशिया को वापस जाना है, अपने ट्रूप्स निकालने हैं। लेकिन इसकी वजह से जब इख्तिलाफात पैदा हुए, साथ में कुछ और बयानात हुए, साथ में ओजड़ी कैंप का जो है वो वाक़या हुआ 1988 के अंदर, ठीक है। तो फिर जो है वो जुनेजो साहब की गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया 30 मई 1988 को, ठीक है। और इस तरह से फिर ज़िया-उल हक साहब का जो है वो प्लेन क्रैश हो गया। जब प्लेन क्रैश हुआ तो ज़िया-उल हक का एरा भी ख़त्म हो गया इस तरह से, क्योंकि वो भी जो है वो बहावलपुर एयरपोर्ट से जब उन्होंने जो है वो परवाज़ भरी तो उनके साथ C-130 के अंदर मौजूद थे, साथ में अमेरिकन एम्बेसडर थे, साथ में और लोग मौजूद थे। तो इस तरह से वो भी जो वहाँ पे शहीद हो गए और इस तरह से ज़िया-उल हक का एरा ख़त्म हुआ। अब इसी के बीच में मोहम्मद ख़ान जुनेजो जो हैं, जो 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, 1988 तक, तो इन्होंने भी जो है वो क्या किया जी, इन्होंने अपने जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स जो है 5 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए कि भाई मैं गवर्नमेंट जो है वो कैसे करूँगा। तो 20 मार्च को 1985 को इन्होंने अपने 5 पॉइंट्स जो है वो आवाम को बताए। सबसे पहला क्या था जी कि 31 दिसंबर को खैर इनकी गवर्नमेंट आई, तो उसमें सबसे पहली बात उन्होंने कही कि प्रमोट करेंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी को, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अब ये एक इस्लामिक गवर्नमेंट चल रही थी ज़िया-उल हक साहब की, जो इस्लाम को प्रमोट कर रही थी। तो इन्होंने भी आगे कहा कि इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है मुल्क को उसमें प्रमोट किया जाएगा, मुल्क में उसको। दूसरा इन्होंने कहा जी एक इंसाफ पर मबनी जो है वो इकनॉमिक सिस्टम होगा, यानी जस्ट इकनॉमिक सिस्टम होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गारी जो है उसका ख़ात्मा किया जाएगा। थर्ड पे उन्होंने कहा जो इलिटरेसी है या जहालत है, उस जहालत का जो है वो ख़ात्मा किया जाएगा, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इसको प्रमोट किया जाएगा, यानी मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। इस तरह से कहा करप्शन और इनजस्टिस जो है इसको भी ख़त्म किया जाएगा, और नेपोटिज्म को भी ख़त्म किया जाएगा, और जो सोवरेनिटी है उसको भी, यानी अपनी जो मुल्क की हकमियत है उस हकमियत को भी बरकरार रखा जाएगा कि अगर कोई मुल्क अटैक करता है, ख़ास करके इंडिया, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो ये इनके 5 पॉइंट्स जो है वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब के थे जिस टाइम पे गवर्नमेंट में आए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी फ़र्स्ट एरा ऑफ बेनज़ीर भुट्टो के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं, जो इनका जो फ़र्स्ट एरा गुज़रा वो कैसा गुज़रा। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो हुकूमत है वो 1998 से 1990 तक जो है ये रही, सॉरी ये 1988 है, 1988 से 1990 तक। अब होता ये है कि इससे पहले अगर बात की जाए, इलेक्शंस होते हैं 1988 के अंदर 16 नवंबर 1988 को, लेकिन उससे पहले जो बेनज़ीर साहिबा हैं वो 1986 में जो है वो वापस आती हैं पाकिस्तान, यानी लाहौर में ये वापस आती हैं, क्योंकि इससे पहले जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको फांसी दे दी गई, और उसके बाद जो है मुल्क में इन्होंने बहुत ज़्यादा, ख़ासकर कि पीपल्स पार्टी जो है इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की मुल्क के अंदर। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, इनके वर्कर्स को मारा गया, रोडों पे घसीटा गया, और बहुत बुरा, यानी कि इनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो आर्मी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, तो उसके नतीजे के तौर पे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो है वो मुल्क छोड़ के चली गई, फिर 1986 के अंदर वापस आईं, और जब वापस आईं तो उन्होंने जो है वो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी, और उसके नतीजे के तौर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इनकी, तो इस तरह से जो मुकाबला हुआ वो असल में हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IJI के बीच में, यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। अब ये जो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद है, ये इसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी उस टाइम पे शामिल थे। ये कंजर्वेटिव पार्टीज़ का या राइट विंग पार्टीज़ जो हैं उनका एक इत्तेहाद था, और दूसरी साइड पे पीपल्स पार्टी थी। बावजूद इसके कि ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, उन्होंने हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया, इवन गैर इखलाकी हथकंडे जो है वो भी इस्तेमाल किए गए बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़, और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, बहुत यानी कि बुरी तरह से उनको जो है ना उनकी पिक्चर्स फेंकी गई, सब कुछ किया गया। तो फिर भी जो है ये इलेक्शंस जीत गई, और इस तरह से ये फ़र्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की। एक तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, दूसरा मुस्लिम दुनिया के अंदर ये पहली जो है वो ख़ातून जो हैं वो वज़ीर आज़म बनी, तो ये भी इनको एक यानी एजाज़ हासिल है। अब अगर बात की जाए चैलेंजेस की कि इनके जो चैलेंजेस थे वो क्या क्या थे इनके गवर्नमेंट में जब आई, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये आर्मी इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, एस्टेब्लिशमेंट जिसको नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है सुबह शाम, ठीक है। तो आर्मी बहुत ज़्यादा जो है इनके ख़िलाफ़ थे। क्यों थी? ऑब्वियसली आर्मी ने ही IJI बनाई थी यहाँ पे, और IJI जो है वो इसीलिए सामने आई थी ताकि वो मुकाबला कर सके पीपल्स पार्टी का, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकी। और आर्मी की वैसे भी पिछले 10 सालों में हमने देखा पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बनी, उन्हें मारा गया, उन्हें ज़दोकोप किया गया। तो एक तो इनके साथ ये इशू था, दूसरा प्रेसिडेंट साहब भी जो है वो आर्मी की तरफ से ही थे, तो उनको भी जो है ना
उनकी सपोर्ट भी हासिल नहीं थी। तीसरा, राइट विंग की जो पार्टीज़ थी उनके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, यानी इस्लामिक जो पार्टीज़ है ख़ास करके प्योरली, उनका ये मानना बहुत मुश्किल था कि भाई वो ये माने कि खातून जो है वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बन बैठी है। इसी तरह से जो MQM के साथ इनके रिलेशंस थे वो भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये दोनों एक ही सूबे के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ पे भी रिलेशंस इनके अच्छे नहीं थे और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी इनको चैलेंजेस थे। ठीक है, अब बात की जाए इनके अचीवमेंट्स की या इनके जो वर्क्स थे उनकी बात की जाए कि इन्होंने किया क्या, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई 1988 के अंदर जो है, यानी 29 से 31 दिसंबर तक 1988 को ये सार्क की कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर। और इसमें जो है ये इनकी एक अचीवमेंट मान जाती है, क्योंकि इन्होंने इंडिया के साथ जो रिलेशंस थे इस सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर बहुत अच्छे कर लिए थे। यहाँ तक कि इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा, राजीव गांधी के साथ इनका अफेयर चला, यानी माना जाता है, और ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। बाद में मोहतरमा ने ख़ुद ये कहा कि इंडिया के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन जो ISI है उसने जो है वो इन रिलेशंस को ख़राब किया, और ये ISI चाहती नहीं है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हो। इन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में ये कहा। तो उस टाइम पे इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था इस सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पे कि नॉट अटैकिंग ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, कि भाई हम एक दूसरे के जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह मौजूद है वहाँ पे जो है वो हमला नहीं करेंगे अगर हमारी वॉर भी होगी तो। इसी तरह से रिलेशंस इंडिया के साथ फिर काफ़ी बहाल हुए। माना जाता है इन्होंने सिखों की जो लिस्टें हैं, वो जो आर्मी जिसको ISI जिसको सपोर्ट करती रही, तो वो जो है वो राजीव गांधी के हवाले की। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक दोबारा से ISI और हुकूमत के बीच में या आर्मी और हुकूमत के बीच में एक बहुत ज़्यादा जो है वो दोबारा से हालात ख़राब हुए इस बात के ऊपर भी। इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशंस हैं उनको प्रमोट किया गया। इसके अलावा नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो है उसको तोड़ा गया और PTV बनाया गया। नेशनल प्रेस ट्रस्ट को पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं, यानी कि जो सियासी कैदी हैं, उन सियासी कैदियों को जो है वो आज़ाद किया गया। और ट्रेड यूनियन जो है उसको बहाल किया गया, क्योंकि ट्रेड यूनियन पहले और ख़ास करके लेबर यूनियन जो है ये भी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में जो है वो बंद थी, तो इसको भी जो है वो दोबारा से बहाल किया गया। लेबर यूनियन को पीपल्स वर्कर प्रोग्राम जो है इसका आगाज़ किया गया पेशावर के अंदर, और इसके थ्रू भी जो है वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो है इसमें काम किया गया। अब अगर बात करें इनकी कंट्रोवर्सीज़ की कि इन्हें अपने फर्स्ट दौर के अंदर जो है वो किन किन कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा, किन किन तनाज़ात में ये झकड़ी रहीं, तो सबसे पहले उसमें सबसे बड़ा इशू MQM था और कराची के हालात थे, क्योंकि कराची के हालात MQM की वजह से वैसे ही ख़राब थे। जब से MQM बनी थी तो MQM की वजह से कराची के हालात ख़राब थे। ऊपर से फिर हुआ क्या कि एक ऑपरेशन हुआ, पक्का किला का ऑपरेशन। अब ये 30 नवंबर 1988 को जो है ये पक्का किला का ऑपरेशन हुआ, कि जिसमें कुछ लोग मोटर बाइक्स के ऊपर आए और उन्होंने पक्का किला में ये जो यहाँ पे मुहाजिरीन मौजूद थे, तो इनके ऊपर ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थी, इनके ऊपर फायरिंग की, और यहाँ पे जो है वो तकरीबन माना जाता है 400 लोग जो है वो यहाँ पे कत्ल किए गए। और इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा, हुकूमत के ऊपर लगा। उसके नतीजे के तौर पर कराची में नेक्स्ट डे से जो है वो दंगा फसाद शुरू हो गया, वहाँ पर मार दाड़ शुरू हो गई, वहाँ पर हालात ख़राब हो गए। तो इस तरह से ये इनका बहुत ज़्यादा जो है आज तक इशू माना जाता है कि भाई इन्होंने कत्लेआम किया मुहाजिरीन का। उसके अलावा इनके खिलाफ एक साजिश हुई, ऑपरेशन मिडनाइट जेकल या आधी रात का गीदड़। इसमें क्या हुआ कि जो ISI थी उसकी एक फ़ोन कॉल जो है वो IB जो है उसने टैप की, कि जिसमें एक कोशिश ये की जा रही थी कि बेनज़ीर साहिबा या पीपल्स पार्टी जो हैं इनके कुछ बंदे जो हैं वो ख़रीदे जाएं, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इन्हें कहा जाए आप लें, तो नतीजे के तौर पर इन्हें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिलेगा तो इनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। यानी कि ISI को या आर्मी को किसी भी सूरत इनकी गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं थी, इंडियन रिलेशंस की वजह से भी, ठीक है, और साथ में इसलिए भी क्योंकि ये कभी भी जो है वो आर्मी के हक़ में नहीं रहे। यानी कि राइट विंग जो था वो उसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, और ग़ुलाम शाह खान साहब जो थे सदर साहब, वो भी जो है इस क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट जेकल का हिस्सा रहे हैं, इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। तो नतीजे के तौर पे उन्होंने क्या किया जी, अपनी पावर्स यूज़ की 58(2)B की, जो कि उस टाइम पे सदर के पास इख्तियारात थे, और कहा कि हुकूमत ने करप्शन की है, मिस यूज़ ऑफ पावर किया है, और जो जमहूरी कदरें हैं, ठीक है, उन जमहूरी कदरों का जो है उनसे इनराफ़ किया है। इसलिए इनकी गवर्नमेंट को जो है वो डिसमिस कर दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की फ़र्स्ट गवर्नमेंट को, ठीक है, इन कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। तो इनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया। गो कि करप्शन मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी भी थी, लेकिन उनको फिर जो है वो रिप्लेस कर दिया गया।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के फर्स्ट एरा की। अब बेनज़ीर साहिबा का एरा 1990 के अंदर एंड हुआ तो इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे जो है वो नवाज शरीफ साहब जीते, यानी IJI जीती, तो नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने फर्स्ट टाइम मुल्क के। इससे पहले ये 1985 से 1990 तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो इनकी जब गवर्नमेंट बनी तो क्योंकि ये आर्मी के बिहाफ पे आए थे, ठीक है, और आर्मी की इनको सपोर्ट हासिल थी या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, तो इसलिए इनको ये प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनकी अगर बात की जाए पॉलिसीज़ के हवाले से, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और 22 जनवरी को इन्होंने अनाउंस किया प्राइवेटाइजेशन को कि जितने भी इदारे जो कौमी तहवील में और जो खसारे में या नुकसान में जा रहे हैं उनको क्या करना था, उनको प्राइवेट करना था ताकि वो मुल्क के मफाद में बेहतर हो सके। लिबरलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किया, यानी इकॉनमी को लिबरल कर दिया। अब इकॉनमी को लिबरल करने से क्या मुराद है कि इकॉनमी के ऊपर से जो हुकूमत का कंट्रोल था, यानी जो गवर्नमेंट कंट्रोल था इकॉनमी के ऊपर या मईशत के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि ये एक IMF की शर्त भी थी उस टाइम पे भी, IMF से पाकिस्तान ले रहा था प्रोग्राम्स उनके, तो उन्होंने भी कहा था कि भाई आप अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज करें, यानी जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है डॉलर को कंट्रोल करने में या और चीज़ों में, वो ख़त्म किया जाए। तो ये उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जैसे कि जानते हैं जी मोटरवे जो है इन्होंने 1992 में उसको बुनियाद रखी। इसके अलावा भी छोटे मोटे काम जो रोडें सड़कें वगैरह बनानी थी वो। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने टैक्सी और लोन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई कि भाई आसान एक साथ पर जो है वो ये प्रोवाइड किया जाए ताकि जो है मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा हो सके। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, चाहे वो किसानों को चीज़ें प्रोवाइड की या उनको पैसे दिए गए कि वो बीज वगैरह या अपने लिए चीज़ें ख़रीद सकें। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। मज़ीद इनके जो काम थे अगर उनकी बात की जाए तो लोन स्कीम इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई 3 तरह की, जिसमें 50,000, 1.5 लाख और 3 लाख जो है ये 3 तरह की इस तरह की वो लोन स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। लेबर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, स्केल 1 से लेके स्केल 16 तक जो है वो एडहॉक अलाउंस जो है वो दिया गया गवर्नमेंट या जो सेमी गवर्नमेंट के इदारे थे उनमें जो एम्प्लॉयज़ थे उनको। अच्छा, NFC अवार्ड जो है ये इसको जो है इसका साइन किया गया, यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन सूबों के बीच में जो पैसों की तकसीम थी ये उसमें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इससे पहले इसके ऊपर झगड़ा होता था, लेकिन नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर जो है वो हर सूबे का हिस्सा बता दिया गया कि भाई 4 सूबे हैं तो इनका ये हिस्सा है। इसी तरह से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो है ये कायम की गई, यानी कि सूबों का पानी के ऊपर भी झगड़ा होता था कि सिंध कहता पंजाब ज़्यादा ले लेता है, पंजाब कहता सिंध ज़्यादा ले लेता है, तो उसमें उन्होंने क्या किया जी, एक अथॉरिटी बना दी कि ये तय करेगी कि किस सूबे को कितना पानी चाहिए और उतना ही मिलेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई, तकरीबन 12% जो है वो एक्सपोर्ट्स नवाज शरीफ के इस दौर में इंक्रीज़ हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई काफ़ी ज़्यादा इनके दौर में। बैतुल माल जो है वो उसका क़याम किया गया ताकि जो है वो गरीबों की मदद की जा सके। शरिया बिल जो है वो पास किया गया, जितने भी लॉज हैं उनको इस्लाम के मुताबिक बनाने के लिए जो है वो इस्लामी यानी कवानीन को प्रमोट करने के लिए शरिया बिल पास किया गया। लेबर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी ग्रेड 1 to 15, ये दोबारा से वहीं पे आ रहा है। अच्छा, मोटरवे जो है उसका भी जो है वो संग बुनियाद रखा गया 1992 में, जो लेकिन सेकंड टर्म में 1997 में कंप्लीट हुई। ड्रॉबैक्स की बात करें तो क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, उसमें एक तो प्रेसिडेंट के साथ जो रिलेशंस थे वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सके नवाज शरीफ साहब के। क्योंकि जो 8th अमेंडमेंट थी ये काफ़ी मसला बना हुआ था। 8th अमेंडमेंट की जो पावर थी वो सदर के पास थी और सदर साहब इसे प्राइम मिनिस्टर को देना नहीं चाहते थे। इस वजह से दूसरा करप्शन जो है इनके दौर में बहुत ज़्यादा हुई नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि माना जाता है जितने भी इन्होंने ठेके दिए या जितनी भी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी रही इसमें हर जगह पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुई और इन्होंने खुद ही थर्ड पार्टी बन के जो है इन चीज़ों को या इदारों को ख़रीदा या जितने भी ठेके थे उनको लिया, तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू फॉक्स जो है ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, यानी कि जो कराची ऑपरेशन था, ठीक है, 1992 में जो स्टार्ट हुआ तो वो एक बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए कराची के अंदर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक स्कैंडल रहा कि जिसमें इन्होंने जो है वो तकरीबन 8 लाख के करीब जो है लोगों से पैसे लिए कि भाई आपको सस्ते दामों घर दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे जो है वो इत्तफाक स्टील के अंदर या इत्तफाक फाउंड्री के अंदर लगा दिए गए, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनकी जगहसाई भी हुई जो बाद में इन्होंने वापस कर दिए। इस तरह से फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो 18 अप्रैल 1993 को जो है वो ख़त्म हुई। लेकिन अभी आगे हुआ क्या कि जब असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया गया तो गवर्नमेंट तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी कि भाई सदर ने जो है वो बग़ैर किसी जवाज़ के मेरी हुकूमत को ख़त्म कर दिया।
और सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोबारा से बहाल कर दिया 27 मई 1993 को, यानी दोबारा से इनकी गवर्नमेंट बहाल हो गई। लेकिन क्योंकि अब वो जो ट्रस्ट बना हुआ था वो टूट चुका था। एक साइड पे आर्मी जो थी, अब आर्मी भी जो है वो नहीं चाह रही थी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ से जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भी जो है उनके बीच में भी इश्यूज चल रहे थे। तो इस तरह से फैसला ये हुआ कि दोनों ही जो है वो जाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर भी रिज़ाइन करे और प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन करे और नई सिरे से जो है वो इलेक्शंस हों। तो इस तरह फिर दोनों को ही जो है वो 18 जुलाई 1993 को घर जाना पड़ गया। और वसीम सज्जाद साहब जो थे, जो उस टाइम पे सेनेट के चेयरमैन थे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और मोइन कुरैशी जो हैं इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आगे बात की जाए जी बेनज़ीर भुट्टो की सेकंड टर्म की, जो कि 1993 से 1996 तक रही, यानी 1993 से 1996 तक का ये दौर रहा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। पहले हमने देखा कि 3 साल या तकरीबन 2.5 साल जो है ये इनकी हुकूमत रही, लेकिन करप्शन के चार्जेस के ऊपर चली गई। ठीक है, अब सेकंड टर्म इलेक्शंस होते हैं दोबारा से और इनकी गवर्नमेंट बनती है। तो सेकंड टर्म में जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो 19 अक्टूबर 1994 को इनकी गवर्नमेंट बनी और सिंध और पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट बनी स्टार्ट के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो PMLN की, यानी कि नवाज शरीफ साहब की जो है गवर्नमेंट बनी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में इन्होंने KPK के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी ही गवर्नमेंट बना ली नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म करके। तो ये एक इनका जो है वो पॉलिटिकल एक मूव थी। चैलेंजेस की बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट इनके फर्स्ट टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा, अपोजिशन के साथ रहा, और इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही टफ हालात से गुजर रही थी, जैसे आज आप देख रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने फिर क्या किया, सेकंड टर्म में हालात को बेहतर रखने की कोशिश की और बहुत ही केयर से, बहुत ही ध्यान से जो है इन्होंने अपनी जो है वो कैबिनेट बनाई, ताकि दोबारा से आर्मी के साथ जो है या ब्यूरोक्रेसी के साथ हालात ख़राब ना हो, क्योंकि समझ गई थी कि इनके बिना गवर्नमेंट करना मुश्किल है। अपोजिशन तो खैर चैलेंज बनी ही रही। बात की जाए अगर अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट्स में या इनके जो वर्क्स हैं उनमें तो KPK के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनाई, US के साथ रिलेशंस को बेहतर किया, इन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर काम किया। गो के इल्ज़ाम ये लगता है कि इन्होंने वुमेन राइट्स के ऊपर कोई काम नहीं किया और कोई भी जो मेजर जो यानी कि अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो नहीं हो सकी, या इवन ख़ास करके जो हुदूद ऑर्डिनेंस थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया इन्हें ख़वातीन की तरफ से कि भाई हुदूद ऑर्डिनेंस जो ज़िया उल हक साहब ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो वो अभी तक जो है वो आपने चेंज नहीं किए। ठीक है, तो उनको वो चेंज नहीं कर सकी। इसी तरह से लिटरेसी जो है इसको इम्प्रूव किया गया, हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ थी उसको इम्प्रूव किया गया, ड्रग्स ट्रैफिकिंग जो है इसको कंट्रोल किया गया। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी जो है इसको रिव्यू किया गया, लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी क्योंकि ये समझ चुकी थी कि फ़ौज के बिना फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती, तो फ़ौज के साथ ही इन्होंने मिलकर बनाई और कश्मीर इशू के ऊपर भी जो है इन्होंने काफ़ी स्टैंड लिया। लेकिन इंडिया के साथ हालात को भी साथ में इन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंस दी इंडियन रिलेशंस के साथ। अब अगर बात की जाए ड्रॉबैक्स की कि ड्रॉबैक्स सेकंड टर्म के क्या रहे, तो एक तो सबसे पहला जो है इनका ड्रॉबैक क्या रहा कि जब इन्होंने बजट पेश किया तो जो नए टैक्सेस लगाए, तकरीबन 128 बिलियन के नए टैक्सेस लगा दिए उस बजट के अंदर, जिसकी वजह से इनके खिलाफ जो है वो हड़तालें शुरू हो गई, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा आपने नए बजट जो है वो क्यों लगाए हैं। इसी तरह से जो प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन थे वो रिलेशंस अच्छे नहीं थे इनके, ये भी इनका बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो अच्छे बना रहे थे ताकि इनकी गवर्नमेंट को घर भेजा जा सके। मुर्तज़ा भुट्टो जो है किलिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने अपने ही भाई को जो है वो मरवा दिया, गो के एक साइड पे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, दूसरी साइड पे जरदारी को माना गया कि भाई जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इनको कत्ल करवाया, तो ये मामला भी चला। कराची ऑपरेशन जो है इसकी वजह से हालात भी ख़राब हुए और ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, इकॉनमी जो है इसको भी ये सेटल नहीं कर सकी। तो इस तरह से फिर इनके ऊपर चार्जेस क्या लगे, भाई अकरबा परवरी के यानी नेपोटिज्म के आप अपने ही लोगों को, उनके जरदारी साहब को इन्होंने गोल्ड का इंचार्ज बना दिया था और इसी टाइम पे जरदारी साहब ने UK के अंदर जो है वो सरे के अंदर जो है अपार्टमेंट्स ख़रीदे, जो सबसे महंगा इलाका माना जाता है, सरे महल, जो केस भी चला इनके ऊपर, ठीक है, और अपनी जो वालदा हैं उनको भी जो है इन्होंने साथ में गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मिनिस्टर बना दिया। तो ये भी इनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगा। करप्शन बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि जब जरदारी साहब साथ थे तो फिर ये माना जाता है कि भाई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इवन इसी टाइम पे इनको मिस्टर 10% का जो है वो ख़िताब भी दिया गया, माना जाता है ये, और ये ख़िताब जो है वो सऊदी अरब ने दिया।
RGST के ऊपर जो है प्रोटेस्ट हुई 1996 के अंदर, यानी जनरल सेल्स टैक्स में जब इजाफा किया गया तो ताजिर वगैरह जो हैं वो रोडों पे निकल आए, जिसकी वजह से जो है इनकी गवर्नमेंट को जाना पड़ा। और अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस जो है इसके ऊपर भी जो है इनका बहुत ज़्यादा मसला जो है फारूक लगारी साहब के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया जी, 5 नवंबर 1996 को इनकी गवर्नमेंट को भी घर भेज दिया इन्हीं चार्जेस के ऊपर। और बेनज़ीर जो है सुप्रीम कोर्ट गई कि शायद नवाज शरीफ साहब की तरह कोई इन्हें भी फेवर मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई फेवर नहीं दिया और नए इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो गए। आगे बात करते हैं नवाज शरीफ साहब के सेकंड टर्म की, कि नवाज शरीफ साहब का जो दूसरा दौर रहा वो कैसा रहा। तो उसमें देखिए इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस के नतीजे के तौर पे पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो चुकी थी और नवाज शरीफ साहब का सेकंड दौर जो है वो स्टार्ट हो गया 17 फरवरी 1997 से। अगर इनके चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस में प्रेसिडेंट के साथ हमेशा से, अब देखिए आप जितनी भी गवर्नमेंट्स अभी तक चली आ रही हैं पिछली 4, उनको प्रेसिडेंट के साथ इश्यूज़ हैं ही हैं। और इश्यूज़ का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो अभी तक 8th अमेंडमेंट चल रहा है कि सदर जो है वो अपने इख्तियारात नहीं देना चाह रहा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने इख्तियारात छोड़ना नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर ये इशूज़ चल ही रहे हैं, ठीक है। तो जुडिशरी के साथ इशू था ही था, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट टर्म में जो है वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ जो है इनका इशू बना था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो उस वजह से जुडिशरी के साथ इनके इश्यूज़ थे। इकॉनमी जो है वो भी इशू रहा, क्योंकि इकॉनमी दोबारा से IMF प्रोग्राम के पास जा रहे थे और हालात ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन फिर अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो मोटरवे जो है वो 1997 के अंदर जो है वो कंप्लीट हुआ, ये इनका बड़ा कारनामा ये मानते हैं, लेकिन जिसके अंदर माना जाता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा हुई मोटरवे के अंदर। अच्छा, एटमी धमाके जो है इन्होंने किए, ये भी इनका बहुत बड़ा, यानी कि ये ख़ुद मानते हैं कि योम तकबीर जो ये मनाते हैं कि भाई एटमी धमाके हमने किए, योम तकबीर 28 मई को जो सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा 13th अमेंडमेंट जो है 1 अप्रैल को इन्होंने पास की। 13th अमेंडमेंट क्या थी कि दोबारा से ये जो सदर के पास 8th अमेंडमेंट जो है इसके इख्तियारात हैं, 58(2)B की पावर है, ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई। तो ये इन्होंने सबसे पहले अपने आप को सिक्योर किया कि भाई ताकि पावर तो वापस ली जाए, कि ऐसा ना हो सदर साहब दोबारा मुझे घर भेज दें। तो ये इनकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूव मानी जाती है। फिर 14th अमेंडमेंट जो है पास हुई। 14th अमेंडमेंट फ्लोर क्रॉसिंग थी, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। अब देखिए उन्होंने खुद को सिक्योर कैसे किया, कि सबसे बड़ा मसला ये होता है प्राइम मिनिस्टर को कि सदर जो है उसे घर भेज देता है, तो सदर से पावर वापस ले ली गई। दूसरा फ्लोर क्रॉसिंग होती है कि वो जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल हमने देखा था बेनज़ीर के खिलाफ हुआ, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लोग अपनी पार्टी के छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये मना किया गया कि भैया फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। और इसके ऊपर 18 अमेंडमेंट के ऊपर जो अपोजिशन थी यानी पीपल्स पार्टी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सज्जाद अली शाह जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ यानी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी नवाज शरीफ के साथ पहले ही नहीं बन रही थी। तो नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो गया। नवाज शरीफ साहब के जो जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के इवन जजेस जो हैं उन्होंने ही कह दिया कि जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब इनके अपॉइंटमेंट जो है वो गैर कानूनी, और इस तरह अजमल मियाँ को जो है वो नया चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी इनकी रही। और मोहम्मद रफ़ी तारड़ साहब जो हैं इनको प्रेसिडेंट बना दिया, इन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया कि भाई अब ये जो है उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट ना करें। उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए 11 और 13 मई को जो है वो 1998 को इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए, और इस तरह से 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने उसके जवाब में जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया। और इसका सारे का सारा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब लेते हैं कि भाई उन्होंने जो है एटम बम तो कब से बना हुआ था, लेकिन किसी गवर्नमेंट में इतनी ज़रूरत नहीं हो रही थी कि वो जो है वो एटमी धमाके कर सके, क्योंकि इंटरनेशनल सेंक्शंस जो थी उनकी बहुत ज़्यादा ख़तरा था। लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल सेंक्शंस लगी तो खैर उन्होंने एटमी धमाके कर दिए, और इसमें पब्लिक में भी इनकी बहुत ज़्यादा यानी जो आवाम में बड़ी वाह भी हुई इनकी। इसके अलावा लाहौर डिक्लेरेशन जो है ये एक साइन हुआ। लाहौर डिक्लेरेशन क्या था कि वाजपेयी साहब, ये आप सामने देखिए, नवाज शरीफ साहब से मिलने लाहौर आए, वो भी इतवार वाले दिन, और यहाँ पे छुट्टी भी सेलिब्रेट हुई, और साथ में जो है वो लाहौर डिक्लेरेशन हुआ कि जिसमें ये तय किया गया, क्योंकि एटमी धमाके दोनों साइडों से हो चुके थे, तो अब इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अब मज़ीद जो है वो एटम की तरफ या एटमी तबाही की तरफ दोनों मुल्क न बढ़ें। तो ऐसे में ये जो है न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी जो है वो साइन हुई इन दोनों मुल्कों के बीच में कि भाई अब हम लड़े झगड़ेंगे नहीं, सारी बातें बातचीत से हल करेंगे 1998 में। गो कि खैर अभी ये फरवरी के अंदर आप देखिए कि ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन मई के अंदर कारगिल वॉर स्टार्ट हो गई, तो वो सारे के सारे जो रिलेशंस थे, वो नारे थे, वो दावे थे, वो यहीं पे ख़त्म हो गए। खैर ड्रॉबैक्स की बात करें तो सिंध में गवर्नर राज लगाया इन्होंने 30 अक्टूबर 1998 को। ये ड्रॉबैक रहा क्योंकि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। रोज़ कोई 30 से 40 लोग जो हैं कराची के अंदर जो है वो लिसानियत के शिकार हो रहे थे, तो ऐसे में गवर्नर राज वहाँ पे लगा दिया।
ये भी एक इनका ड्रॉबैक रहा कि वहाँ पे फिर वहाँ के अवाम इनके खिलाफ, अपोजिशन इनके खिलाफ, कालाबाग डैम के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी ANP इनके खिलाफ हुई कि भाई आप कालाबाग डैम नहीं बना सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो तो चल ही रहे थे, जैसे हमने देखा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर दिया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या बना कि दोबारा से अब क्योंकि सदर साहब तो इन्हीं के थे, लेकिन इसके बावजूद जो है फिर भी इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। आर्मी के साथ अगर रिलेशंस की बात की जाए तो जहांगीर करामत साहब से इन्होंने खड़े खड़े जो है वो रिजिग्नेशन लिया था। नवाज शरीफ साहब ने जहांगीर करामत से कि भाई आप रिज़ाइन करें, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ जो है उनको, जो कि जूनियर थे, उनको सदर बनाया कि शायद अब ये मार्शल लॉ ना लगे या मार्शल लॉ का ख़तरा टल जाए। और जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, आते ही कारगिल वॉर छेड़ दी। एक ऑपरेशन था छोटा सा जो ऑपरेशन बताया गया, लेकिन ये एक फुल फ्लेज वॉर जो है उसमें कन्वर्ट हो गया। 3 मई से 26 मई तक जो है ये चला, और उसके नतीजे के तौर पर फिर जो है इंडिया ने पूरी की पूरी वॉर जो है एक लॉन्च कर दी, क्योंकि इंडिया अब यहाँ पे उसको शिकस्त का सामना हो रहा था कारगिल के महाज पे, तो उसने पूरी वॉर जो है वो स्टार्ट कर दी। फिर नवाज शरीफ साहब वाशिंगटन चले गए और वहाँ पे जाके उन्हें कहा कि प्लीज़ ये पहले ही हालात ख़राब है हमारे इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से, तो आप ये जो है जंग को ख़त्म करवा दें। जंग के ख़त्म करने के लिए तो इस तरह वाशिंगटन डिक्लेरेशन जो है उसके तहत इस जंग का खात्मा हुआ, जो कि जंग होते होते बची। और इसी के ऊपर जो है वो इख्तलाफात भी पैदा हुए आर्मी चीफ़ यानी मुशर्रफ साहब के बीच में और साथ में नवाज शरीफ के बीच में। नवाज शरीफ का ये आज भी नवाज शरीफ साहब मानते हैं कि जो कारगिल का ऑपरेशन था, नवाज शरीफ ने, मुशर्रफ ने जो है इन्हें एतमाद में नहीं लिया और बिना बताए ये ऑपरेशन किया। मुशर्रफ साहब ये मानते हैं कि हम ये वॉर जीत चुके थे, कश्मीर आज़ाद करवा लेते, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वैसे ही जो है वाशिंगटन डिक्लेरेशन करवाया और हमारी बेइज्जती करवाई। खैर फिर क्या हुआ कि मार्शल लॉ जो है वो लग गया 12 अक्टूबर 1999 को, क्योंकि जब मुशर्रफ साहब को चेंज किया गया ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब के साथ, और वो अभी श्रीलंका के दौरे पे थे, ठीक है, अभी उनके जहाज़ को यहाँ लैंड करने से रोक दिया गया। तो ऐसे में वो पहले से मुशर्रफ जानते थे कि ऐसा ही होगा, तो उन्होंने पहले से तैयारी की भी थी, और 111 ब्रिगेड जो है वो यहाँ पहुँची और उसने जो है वो सबको अरेस्ट कर लिया, और इस तरह से मार्शल लॉ के एक नए दौर का आगाज़ हुआ और नवाज शरीफ साहब को जेल भेज दिया गया। बात करते हैं जी जनरल मुशर्रफ के एरा की, जो 1999 से 2007 तक है, कि जनरल मुशर्रफ साहब जो है इनके दौर के अंदर जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो काम हुए। अब सबसे पहले अगर बात की जाए, नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया, पहले हाउस अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, बल्कि मुकदमे चलाए गए, और उसके बाद उन्हें जो है वो अडयाला जेल जो है वो भेज दिया गया। फिर अटक जेल में भी वो रहे, उसके बाद जो है उनको फिर बाहर आपने देखा भेजा। तो कारगिल वॉर के ऊपर इख्तलाफात पैदा हुए, और मुशर्रफ साहब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो है, क्योंकि पोजीशन तो कोई थी नहीं और सदर साहब मौजूद थे अपनी जगह पे, प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते थे, तो ऐसे में जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे इन्होंने जो है वो मुल्क को संभाला, और फिर जो है सदर को घर भेज के, और 20 जून 2001 को जो है ये सदर भी बन गए, ठीक है। उसके बाद ये सदर बने। चैलेंजेस क्या थे? पॉलिटिकल चैलेंज था, क्योंकि सियासी लोग इनको मानने से इनकारी थे। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था, क्योंकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर रुक चुका था। इकोनॉमिक जो है, इकॉनमी जो है वो नीचे जा रही थी, और साथ में फिर 9/11 का जो है एक चैलेंज पैदा हुआ कि जब अलकायदा ने जो है वो उसामा बिन लादेन की सरबराही में जो है वो क्या किया जी, पेंटागन के ऊपर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया, और उसके नतीजे के तौर पे तकरीबन 3000 के करीब जो है वो अमेरिका के अंदर लोग जो है वो मारे गए। तो उसका सारे का सारा इल्ज़ाम अलकायदा के ऊपर लगा, और अलकायदा अफ़गानिस्तान में था, इस वजह से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ था, तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था अमेरिका ने अलकायदा के लिए, तो इसलिए मुशर्रफ साहब ने उनकी हिमायत की, उनको अड्डे वगैरह दिए, तो ये भी इनके लिए एक चैलेंज था इनको सपोर्ट करना। खैर इन्होंने फिर भी जो है वो अपने काम जारी रखे। सबसे पहले मुशर्रफ साहब ने क्या किया जी, NBR नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो जो है इसका क़याम किया, ताकि मुल्क को दोबारा से जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए या मुल्क को आगे लेके जाया जाए। तो उसके तहत जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस जो है वो अनाउंस करवाए गए 3 स्टेप्स के अंदर, और ये बहुत ही पावरफुल इलेक्शंस थे लोकल बॉडीज़ के पाकिस्तान की हिस्ट्री के, क्योंकि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और सारे के सारे जो इख्तियारात थे वो नाजिम जो है उसको दिए गए। इवन DC की सीट को ख़त्म करके DCO बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, कि भैया आपने नाजिम के साथ मिल के काम करना है। DPO जो है उसको भी, पुलिस वर्क के हेड को भी नाजिम के अंडर कर दिया कि आपने मिल के काम करना है। इसके अलावा नाजिम जो है उसको इख्तियार दिया गया कि वो वहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी कर सकता है, और नाजिम की अपनी जो एजुकेशन थी उसको 10वीं पास रखा गया। तो ये 3 लेयर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल था, जिसके अंदर जो है वो पहले यूनियन कौंसिल थी, फिर तहसील कौंसिल थी, और उसके बाद जो है वो ज़िला कौंसिल थी। तो ये 3 लेयर्स थी। जो यूनियन कौंसिल थी इसके इलेक्शंस होने थे डायरेक्ट इलेक्शंस, लेकिन जो
तहसील कौंसिल थी या ज़िला कौंसिल थी, इन दोनों के इलेक्शंस होने थे इनडायरेक्ट, कि भाई अब जो यूनियन कौंसिल के लोग इलेक्ट हो चुके हैं अब उनके थ्रू जो है इनको इलेक्ट किया जाना था। तो ये पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया और बहुत ही शानदार किस्म का ये स्ट्रक्चर था। और 2005 में इसमें चेंजिंग की गई और दोबारा से 2005 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट भी जो है वो लागू किया गया। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट जो है जो हकीकत में जो है इतनी ज़्यादा एम्पावर थी, इससे पहले और उसके बाद पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ के अंदर देखने को नहीं मिली। रेफरेंडम करवाए मुशर्रफ साहब ने 30 अप्रैल 2002 को कि भाई मुझे सदर मानते हो कि नहीं, और ख़ुद से ही कहा कि भाई मैं सदर बन गया हूँ पाकिस्तान का, ठीक है, कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं। LFO हुआ उसके बाद, यानी कि दोबारा से वही लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस जो है 21 अगस्त 2002 को जो है वो जारी किया गया, जिसके तहत अब इलेक्शंस करवाने थे, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, तो किसी निज़ाम के तहत जो है वो इलेक्शंस तो होने। तो साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो जब से मार्शल लॉ लगा, यानी 1999 से लेकर 2002 तक के जितने भी इनके इकदाम हैं उनको किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और इसी के तहत जो है वो सदर को कौमी असम्बली के अंदर और वज़ीर जो गवर्नर्स हैं उनको सूबाई असम्बलियों के अंदर जो है वो जो भी जीती हुई पार्टीज़ थी उनको नॉमिनेट करना था। इस तरह पे 2002 के इलेक्शंस हुए और नतीजे के तौर पे जो काफ लीग है, यानी कि PMLQ जो है, जो कि असल में PMLN से ही निकल के बनी हुई थी, वो जीती और सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई और इस तरह से गवर्नमेंट उनके हाथ में गई। और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इनके दौर में हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हुई वो अयूब खान साहब के ज़माने में हुई, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ग्रोथ हुई तो ये काफ़ी ज़्यादा हुई। इवन GDP जो है वो 6.8 पे जो है वो पाकिस्तान का पहुंचा मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो काफ़ी तेज़ ग्रोथ थी। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे आ सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अयूब खान साहब ने करवाया था या नवाज शरीफ साहब इससे पहले करवा चुके थे। और 9/11 के ऊपर फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की चेंज हुई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया या अमेरिका की जंग को सपोर्ट किया, जिसके ऊपर ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। आज भी जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें अमेरिका की वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद शौकत अजीज़ साहब जो है वो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, तो उसके बाद मुल्क जो है वो काफ़ी तेज़ से उसने भी ग्रोथ की, क्योंकि शौकत अजीज़ साहब एक बैंकर थे तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ किया। इसके अलावा इन्होंने नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो 1999 के अंदर अपने एज़ यूजुअल जो है वो अपोनेंट्स जो हैं उनसे बदला लेने के लिए या उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब को बनाया, जो आज भी मौजूद है, जिसके ऊपर अब तनकीद होती है बहुत ज़्यादा। कश्मीर पॉलिसी जो है इनकी रही बहुत वाज़े रही, लेकिन इसमें भी कोई ख़ास जो है वो काम नहीं हो सका। आगरा कॉन्फ्रेंस एक हुई, इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी बेहतर हुए इसके अंदर 14 से 16 जुलाई 2001, और माना जाता है कि कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लोज जो है ये पहुंच चुके थे, लेकिन फिर जो है वो ये फेल हो गई या अपने रिजल्ट्स जो है वो उनको अचीव नहीं कर सकी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की गई, HEC जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये इनका कारनामा माना जाता है। जो हमारी डिग्रीज़ जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज होती हैं वो HEC की वजह से होती हैं, तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 33% सीट्स जो हैं वुमेंस को दी गई, ये भी एक इनका कारनामा रहा। इनलाइटमेंट जो है माना जाता है कि इन्होंने रोशन ख़याली जो है उसको प्रमोट किया या फिर लिबरलिज़म को जो है वो प्रमोट किया। इनके ऊपर तनकीद भी काफ़ी ज़्यादा होती है कि भाई आपने जो है मुआशरे को मादर पिदर आज़ाद कर दिया। तो ये, और कुछ लोग जो लिबरल्स हैं वो मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया कि सोसाइटी को जो है वो आज़ाद किया। नादरा जो है इसी तरह से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि अच्छे काम मुशर्रफ साहब के ज़माने में होते रहे। कंट्रोवर्सीज़ का भी शिकार रहे मुशर्रफ साहब, जो आज भी जिनका सामना इन्हें करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले क्या है जी, वॉर एंड टेरर के ऊपर जो 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, उसके ऊपर ने तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि आपको साथ नहीं देना था। 2002 के इलेक्शंस जो है धांधलीज़दा थे, इन्होंने काफ लीग बनाई अपनी फ़ायदे के लिए। इसी तरह से लाल मस्जिद का ऑपरेशन जो है वो किया गया, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन है आपने जुल्म किया। PCO के तहत जो इन्होंने जजेस को फारिग किया और नए जजेस से जो हलफ लिया, ये माना जाता है कि इन्होंने जो है ना, एक इनकी कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने जजेस को मजबूर किया। अच्छा जी, मॉडरेट पॉलिसीज़ जो हैं यानी रोशन ख़याली की वजह से इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि बेहयाई का कल्चर इन्होंने आम किया। 17th अमेंडमेंट जो है इन्होंने पास की, यानी कि दोबारा से वो जो 58(2)B जो था दोबारा से उसको जो है ना 58(2)B की जो पावर्स थी वो सारी की सारी दोबारा से इन्होंने 17th अमेंडमेंट के तहत अपने पास ले ली, यानी सदर के पास असम्बली तोड़ने का इख्तियार वापस चला गया, जो फिर बाद में जरदारी साहब के दौर में जो है वो 18th अमेंडमेंट के तहत वापस गया।
फिर इनकी गवर्नमेंट जो है वो, अगर उनकी एंड की बात की जाए तो एक सेकंड इनकी जो गवर्नमेंट की टर्म थी वो 2007 में ख़त्म हुई और उसके बाद नए इलेक्शंस अनाउंस हुए और इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब मुल्क वापस आई तो उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको शहीद कर दिया गया पिंडी के अंदर और उसका भी इल्ज़ाम इन्हीं के सर गया कि इन्होंने जो है वो कत्ल करवाया। 2008 के इलेक्शंस हुए और पीपीपी की गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद जो है फिर हमने देखा कि इनका मुआवजा हुआ और ये चले गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पीरियड की। 2008 से 2013 तक का जो इनका दौर रहा आसिफ अली जरदारी साहब का, ठीक है। अब असल में तो पीपीपी का दौर रहा, लेकिन क्योंकि जरदारी साहब सदर थे तो इसलिए जरदारी साहब का ही दौर रहा और इन्होंने ही जो है माना जाता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो लूट मार की। खैर अपनी अपनी राय है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो सामने आए, उनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया और प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसने इलेक्ट किया? पीपीपी प्लस पीएमएलएन, यानी कि पीएमएलएन और पीपी की जो गवर्नमेंट है वो एक मखलूत हुकूमत के तौर पे सामने आई तो इनके दोनों के कैंडिडेट्स थे ये, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सीट्स तो पीपीपी के पास थी। उसके बाद जी इन्होंने फिर एक इम्पीचमेंट का एक सिलसिला शुरू किया मुशर्रफ साहब की कि भाई उनको जो है मुशर्रफ साहब का मुआवजा होगा, तो मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया, उनकी जगह आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए और प्रेसिडेंट बन गए मुल्क के। और जो इनकी कैबिनेट थी यानी कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैबिनेट थी वो एक मखलूत कैबिनेट रही तकरीबन 1.5 साल तक। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उससे अलग हो गए, जुदा हो गए कि भाई आप हमारी बातें नहीं मान रहे, आप जुडिशरी को बहाल नहीं कर रहे, तो ये इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगे। इन्होंने क्या किया जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसमें काम किया, ख़ास करके 18th अमेंडमेंट जो है आज भी पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मानती है कि अगर जरदारी साहब चाहते तो ये 18th अमेंडमेंट पास ना होती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो पीपल्स पार्टी ने ही बनाया था, जो इस तरह लेती है, तो उन्होंने उसको उसकी असली शक्ल में बहाल कर दिया। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, डैम्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, गो कि इनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल ज़रूर रहा। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहे इनके दौर के अंदर, क्योंकि ये आपको पता है कि माना जाता है कि अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को लेके आगे चलते हैं। क्राइसिस का सामना करना पड़ा कौन कौन से, उसमें एक तो कुल्लियन जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो 1.5 साल बाद ही जब दूर हुए इनसे, जब यानी PMLN जो है दूर हो गई, तो उसके बाद उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलना स्टार्ट कर दिया, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, 6 से 8 घंटे इवन 10 घंटे जो है वो लोड शेडिंग डेली की बुनियादों पर हो रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा इस एनर्जी क्राइसिस ने इनकी गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाया। अच्छा, लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब ने किया वकीलों के साथ मिल के, इफ्तिखार चौधरी जो थे उनको बहाल करने के लिए एक की धमकी दी गई और एक लॉन्ग मार्च हुआ, ठीक है। और इसी तरह से जुडिशरी को फिर रिस्टोर किया गया इनके दौर में, ये खुद क्रेडिट लेते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब कहते हैं उनके लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ। रेंटल पावर के ऊपर जो है इनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की और पैसा खाया। तो करप्शन के ऊपर तो खैर आप जानते ही हैं कि नवाज जरदारी साहब जो हैं वो हमेशा से ही जो है उनको इल्ज़ामात की ज़द में ही वो रहते हैं करप्शन की वजह से, क्योंकि उनको जो है टाइटल दिया गया था मिस्टर 10% का। आगे बात करते हैं जी नवाज शरीफ साहब के थर्ड टर्म की, 2013 से 2018 की, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने जो है वो थर्ड टर्म में आए तो क्या क्या किया। तो 2013 के जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN और PTI जो है 3 बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो सामने आई और तीनों ही जो है कहीं ना कहीं अपनी सीट जो है वो सिक्योर करने में कामयाब रहीं। PMLQ जो है PMLQ जो है उसकी जो गवर्नमेंट बनी, PMLN की सॉरी, तो ये गवर्नमेंट बनी जो है वो सेंटर के अंदर और पंजाब के अंदर यानी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बनी, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इमरान खान साहब की या PTI की गवर्नमेंट बनी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा इनके लिए, क्योंकि इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। फिर भी PTI ने क्या किया जी, इलेक्शन रिगिंग के ऊपर पूरी की पूरी कंपेन स्टार्ट कर दी इलेक्शंस के फ़ौरन बाद ही कि भाई धांधली हुई है, और उन्होंने कहा 4 हल्के खोल दो। नवाज शरीफ साहब ने 4 हल्के नहीं खोले, नतीजे के तौर पे लॉन्ग मार्च हुआ और फिर ये पूरे का पूरा एक जो है प्रोटेस्ट बिल्ड हुई जो तकरीबन 3 साल तक चलती रही इनके दौर में। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म जो है स्टार्ट हुआ इनके दौर में, यानी कि जो एजेंसीज़ हैं यहाँ पे और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जितने भी तालिबान थे उनके ख़िलाफ़ जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया आर्मी की तरफ से। ड्रोन अटैक्स जो है इनके दौर में होते रहे, इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना इन्हें बनाया और ड्रोन अटैक्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा धरने भी इनको सामना करना पड़ा इमरान खान साहब की तरफ से। इकनॉमिक कंडीशंस जो हैं मुल्क की ज़्यादा बेहतर नहीं थी, उसके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ामात इनके ऊपर लगते रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या CPEC के हवाले से जो इनका प्रोजेक्ट थे उनको ही आगे लेके चले, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुस्बत जो है मूव रही। APS अटैक हुआ इनके दौर के अंदर, यानी कि जो पेशावर के अंदर जो है हमने देखा कि
आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके ऊपर जो है वो अटैक किया गया और तकरीबन 140 के करीब बच्चों को शहीद किया गया वहाँ पे। तो ये एक काफ़ी जो है वो बुरा सानिया रहा इनके दौर के अंदर। पानामा लीक्स हुई, उसके बाद फिर हमने देखा पानामा लीक्स की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक हेयरिंग चलाई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और नवाज शरीफ साहब को जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ का जवाब देना था, ये नहीं दे सके और इस तरह से इनको डिसमिस कर दिया गया। और फिर जो है 1 साल के लिए तकरीबन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे मुल्क के। और फिर इस तरह जो है वो 2008 मई के अंदर 18 के अंदर नए इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो गए। एंड की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने लास्ट एरा की, और वो है जी इमरान खान साहब का। ठीक है, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इस टाइम पे मौजूद है। तो इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल की। ठीक है, पंजाब के अंदर, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और सेंटर के अंदर जो है इनकी गवर्नमेंट बनी, और बलूचिस्तान के अंदर भी जो है फिर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई भी है। और आप देखें सिर्फ सिंध जो है उसके अंदर जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मौजूद है। ठीक है, और बाकी जो PMLN है नवाज शरीफ साहब की पार्टी, वो इस टाइम पे अपोजिशन के अंदर है पंजाब में और सेंटर के अंदर। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ। तो अगर बात करें इनके रिफॉर्म्स एजेंडा की, जैसे हर गवर्नमेंट आती है रिफॉर्म्स लेके आती है, तो इमरान खान साहब भी बड़े बड़े नारों के साथ आए कि रिफॉर्म्स जो है वो करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करप्शन जो है उसका खात्मा किया जाएगा, और जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट का जो स्लोगन था कि मुल्क को लूटा है उनसे पैसा वापस लिया जाएगा, उनका एहतसाब किया जाएगा, जिसके ऊपर आप देखिए इस टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें नैब के रोल को जो है वो बहुत ज़्यादा अभी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई नैब जो है हालांकि बनाया पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर है, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि भाई उन्होंने जो है वो नैब को एक्टिव कर दिया अपोजिशन को पकड़ने के लिए। तो इसी तरह से अगर बात की जाए इनकी पॉलिसीज़ जो कंटिन्यू हैं, अभी इन्वायरमेंट के ऊपर इनकी पॉलिसीज़ हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर दुनिया ने इन्हें माना कि भाई आपने जो है वाकई में एक अच्छा काम किया। इसके अलावा कोरोना अभी जो गुजरा आपने देखा, उसके ऊपर जो है वो दुनिया ने रिकगनाइज़ किया इमरान खान साहब को कि आपकी पॉलिसी जो कोरोना के ऊपर थी, जो स्टैंड था वो बहुत अच्छा था स्मार्ट लॉकडाउन का। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें लोन स्कीम की, तो लोन स्कीम इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाई जी यूथ के लिए, ताकि आप कर्ज़ लें और अपना बिज़नेस कर सकें। FATF की शराइत जो हैं उसको माना जा रहा है, उसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, और ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जा रहा है, तो इसलिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ रही है इनको। और ख़ास करके अपोजिशन की तरफ से अभी आपने देखा, पहले भी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो एक लॉन्ग मार्च किया मौलाना साहब ने, तो इस टाइम पे दोबारा से इन्हें धमकी है कि भाई इस टाइम पे जो है ये पीपल्स पार्टी, PMLN और सारी की सारी पार्टीज़ जो हैं वो क्या करेंगी जी, एक लॉन्ग मार्च चलाएंगी, एक मूवमेंट चलाएंगी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो इस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट जारी है अभी, और देखते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन जितने भी एजुकेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो है वो इवेंट्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर डिस्कस हुए हैं 1947 से लेके 2020 तक के। ठीक है, तो एजुकेशनली जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही वीडियो जो है वो ये देखनी है कि लेक्चर, और इसके बाद जो है आपको सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो आपको पता चल जाएगी कि कब कब पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा और क्या क्या रिफॉर्म्स आती रहीं। इसके अलावा एंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि इतना लॉन्ग लेक्चर था और इतने लॉन्ग लेक्चर के दौरान अगर कहीं पे कोई मिसप्लेसमेंट हुई है या कहीं पे कोई ऐसी चीज़ जो कि शायद के हिस्सा ना रही हो, लेकिन वो अगर मैंने कही हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो प्लीज़ मेंशन करें, ताकि जो भी देखने वाले हैं उनकी करेक्शन हो सके। और एट दी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, इतने लेंथी लेक्चर के लिए जो है आप मेरे साथ रहे, और यहाँ पे से एंड करते हैं।